अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 1996 से 2000। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1996। किलिन एबिस सम्मेलन 1। जब युनचे वापस लौटा तो तुरंत हेलियन लिंगजू से मिला। जैसा कि अपेक्षित था, वह उसे हर जगह ढूंढ रही थी। यंग मास्टर यूचे, हेलियन लिंगजू ने उसकी ओर दौड़ते हुए दूर से उसे बुलाया था। वह उसे देखकर बिल्कुल खुश लग रही थी। उसकी आंखों में भी न धुले आंसुओं की चमक थी। मैंने सोचा, मुझे लगा कि तुम चुपचाप चले गए। युनचे से करीबी लेकिन सम्मानजनक दूरी बनाए रखने के लिए उसके पास पर्याप्त अनुशासन था। छुट्टी? मैं क्यों जाऊंगा? मुस्कुराने से पहले यूचे के चेहरे पर आश्चर्य झलक रहा था। आप मेरी रक्षक हैं, प्रथम राजकुमारी। मैं मुझ पर आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। लेकिन तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? क्या हुआ? युनचे ने पूछा, भले ही वह ठीक से जानता था कि वह उसे क्यों ढूंढ रही थी। उसके सवाल ने तुरंत उसकी खुशी को घबराहट में बदल दिया। उसने अवचेतन रूप से उसकी आस्तीन पकड़ ली और कहा, पिताजी, पिता मरने वाले हैं। उसका हृदय इतना क्षतिग्रस्त हो गया है कि हमारे संरक्षक पूर्वज भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। आपने कहा था कि आपके पास एक रास्ता है। मुझे पता है कि पिताजी को आप पर भरोसा नहीं है और आपके प्रति उनका रवैया बेहद खराब था, लेकिन अब केवल आप ही हैं जो उन्हें बचा सकते हैं। कृपया यंग मास्टर युनचे, आपको उसे बचाना होगा। वह कितनी घबराई हुई थी, उसके कारण उसका भाषण थोड़ा अस्त व्यस्त था। लेकिन पहले जो कुछ भी हुआ था उसके लिए धन्यवाद। उसे बेवजह विश्वास था कि युनचे उसकी मदद कर सकता है, तब भी जब उसके अभिभावक पूर्वज नहीं कर सकते थे। एक गर्म और सौम्य गहन ऊर्जा उस पर हावी हो गई। ठीक है, आइए इसे जांचने चले। मुख्य महल के अंदर हेलियन जू एक चादर की तरह सफेद दिख रही थी। तथ्य यह है कि उसके सभी छिद्रों से खून बह रहा था, जिसने विरोधाभास को और भी डरावना बना दिया। वह आधे चरण का दैवीय विलुप्ति क्षेत्र का गहन अभ्यास करता था, और फिर भी वह इतनी उथली सांस ले रहा था कि इसका पता लगाना लगभग असंभव था। कई दिनों तक मो बाइचेन की गहन ऊर्जा से प्रताड़ित होने के बाद हेलियन ज्यू अपनी पूरी ताकत से इसे दबाने से इस हद तक आगे बढ़ गया कि उसने इसे दबाने की हिम्मत नहीं की। अब उसने इस डर से अपनी गहरी ऊर्जा प्रसारित करने की भी हिम्मत नहीं की कि उसके दिल में शैतान और भी पागल हो जाएगा। जब युनचे पहुंचे तो हॉल लोगों से भरा हुआ था। राजकुमार और राजकुमारियां सभी घुटनों के बल जमीन पर झुके हुए थे। पूरे महल में सबसे मजबूत आभा भी यहीं एकत्र हुई थी। वे ऐसे लग रहे थे मानो वे सम्राट के अंतिम क्षणों के लिए तैयार हो रहे हो। हेवनली हेलियन पैलेस के महल प्रमुख और हेलियन लिंगजू और मो कैंगिंग के गुरु कुजियान भी उपस्थित थे। पिता, आपको डटे रहना चाहिए पिताजी। अभिभावक पूर्वज के पास कोई रास्ता होना चाहिए। हे पिता। युवराज हेलियन लिंगलांग फर्श पर घुटनों के बल बैठा हुआ था और जोर जोर से विलाप कर रहा था। यदि वे बेहतर नहीं जानते तो उन्होंने सोचा होता कि सम्राट पहले ही मर चुका है। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। मो कैंगियन जब भी यहाँ थे पूरे समय नाक भान सिकोड़ते रहे। यदि हेलियन लिंगलैंड क्राउन प्रिंस नहीं होता तो उसने यूचे के उदाहरण का अनुकरण किया होता और अपना सिर फर्श पर पटक दिया होता। इस बिंदु पर उन्हें अब हेलियन शाही परिवार से कोई उम्मीद नहीं थी। इस पीढ़ी के सबसे उत्कृष्ट गहन अभ्यासी के रूप में निस्संदेह उन्हें बोल्ड प्रोफाउंड संप्रदाय, थाउजेंड ब्लेड संप्रदाय और फियरी सेंट संप्रदाय से निमंत्रण मिला था। हालांकि उन्होंने हमेशा अपने संप्रदाय और हेलियन लिंगजू के लिए वफादारी से हेलियन की सेवा की थी। पर अब उसने बाहर देखा। हेलियन लिंगजू कई घंटों की अनुपस्थिति के बाद आखिरकार वापस आ गया था, और यह इतना लंबा समय था कि वह इससे परेशान होने के अलावा कुछ नहीं कर सका। मैं लौट आया हूँ पिताजी। बर्बाद करने का कोई समय नहीं था। हेलियन लिंगजू भीड़ के बीच से जबरन निकली और हेलियन जू के सामने पहुंची। हेलियन जू ने अपना सिर घुमाया।
जब उसने यूचे को इत्मीनान से हेलियन लिंगजू के पीछे आते देखा तो उसकी धुंधली आंखें अचानक चमक उठी। जब वह वास्तव में कगार पर धकेल दिया गया था, जब सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी, तब उसे याद आया था एक व्यक्ति जिसने दावा किया कि उसके पास उसे बचाने का एक तरीका है। उस समय उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे अस्वीकार कर दिया था, लेकिन यूनचे द्वारा अपने असाधारण गुणों को प्रदर्शित करने के बाद उसका अविश्वास और तिरस्कार जल्द ही आशा में बदल गया था। यंग मास्टर यूनचे यहाँ है पिताजी, वह तुम्हें बचाएगा। हेलियन लिंगजू बहुत चिंतित थी, और फिर भी उसे सचमुच विश्वास था कि यूनचे इसके बारे में कुछ करने में सक्षम होगी। इसका कोई मतलब नहीं था। हेलियन लिंगलैंग ने घूमकर यूनचे को देखा। वह असाधारण व्यक्ति है जिसके बारे में आपने कहा था कि वह पिता को बचाएगा। यूनचे ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और हेलियन लिंगजू के पास चला गया। उन्होंने तुरंत अपनी आध्यात्मिक धारणा से हेलियन जीव को स्कैन किया, और हाँ, ये कमोबेश वही था जिसकी उन्होंने पहले भविष्यवाणी की थी। यह उस दिन बर्बाद की गई सारी लार और सांस के लायक था। बचाओ मुझे, हेलियन जू ने कमजोर स्वर में कहा। उसकी आवाज दर्द से भरी थी। हॉल में मौजूद सभी लोगों ने तुरंत यूचे को एक अलग नजर से देखा। हेलियन जू की हालत इतनी खराब थी कि संरक्षक पूर्वज भी उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर सके, और अब वह इस युवा दिव्य संप्रभु से उसे बचाने की भीख मांग रहा था। यूचे ने आदेश दिया, मैं चाहता हूं कि प्रथम राजकुमारी, भाईमो और महल प्रमुख कुजियान को छोड़कर सभी लोग कमरे से बाहर चले जाएं। कुजुआन ने उस पर आश्चर्य की दृष्टि डाली। उनके इस आदेश ने बाकी सभी को भी चौंका दिया। हेलियन लिंगलैंग तुरंत अपने पैरों पर खड़ा हुआ और गरिमा में स्वर में कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो, देहाती बेवकूफ? क्या आपको लगता है कि आपको शाही परिवार पर शासन करने का अधिकार है? चले जाओ। हेलियन जू ने घरघराहट की। उसकी आवाज कर्कश थी, लेकिन फिर भी उसकी आवाज गरिमापूर्ण थी। हेलियन लिंगलांग अविश्वास में इधर उधर घूमता रहा। पिता, यहाँ तक कि संरक्षक पूर्वज भी आपकी मदद नहीं कर सकता, और वह सिर्फ एक दिव्य संप्रभु है। ये स्पष्ट रूप से एक है, क्या मैं अभी तक मर चुका हूँ? हेलियन जू गुस्से से दहाड़ने लगा। उसकी हर सांस के दौरान उसे पीड़ा हो रही थी, और ये कमीने उसकी तकलीफ को बढ़ा रहे थे। नहीं तो फिर मेरी नजरों से ओझल हो जाओ, आप सभी बाहर। हेलियन लिंगजू ने जल्दी से सहमति व्यक्त की, जैसी आपकी इच्छा पिता। एम पैलेस चीफ कुक्सियन और 9वें वरिष्ठ भाई को छोड़कर सभी कृपया चले जाएं। विविध लोग तुरंत हॉल से बाहर चले गए। ज्यादा देर नहीं हुई जब मुख्य महल एक बार फिर खामोश हो गया। इस समय यूनचे पर अस्थायी रूप से एक शक्तिशाली आभा बनी हुई थी। यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था, और फिर भी यह अंदर से खोखला महसूस होता था। क्या वह संरक्षक पूर्वज है? यूनचे ने पूछताछ पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह हेलियन जू को उदासीनता से देखता रहा। क्या आप वास्तव में महामहिम को बचा सकते हैं, युवक? कुजियान ने पूछा। उसका लहजा संदिग्ध था, लेकिन उसने उसे कम नहीं आंका। उसने हेलियन लिंगजू और मो कैंगइंग से सीखा था कि कैसे यूनचे ने एक युवा लड़के को ठीक किया था। यही कारण है कि वह आश्चर्यचकित था और अपनी पृष्ठभूमि के बारे में बेहद उत्सुक था। यूनचे ने उत्तर दिया, मेरी साधना कमजोर है, इसलिए निश्चित रूप से मैं अर्ध भगवान की गहन क्यूई में सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन चिकित्सकीय दृष्टि से कहें तो महामहिम के इलाज का एक तरीका है। चिकित्सा? कुजियान ने भौहें चढ़ा दी। वह स्वयं एक डॉक्टर थे, लेकिन जितना वह बता सके, चिकित्सीय दृष्टिकोण से हेलियन जू की चोट का समाधान करना असंभव था। हर कोई जानता है कि यदि आपके जीवन की नस में कोई घाव होता है और हृदय इसका एक हिस्सा है, तो ये लगभग स्थायी चोट होने की गारंटी है। इसलिए नहीं कि इसका इलाज संभव नहीं है, बल्कि इसलिए कि थोड़ी सी गलती के परिणामस्वरूप मृत्यु हो सकती है। वास्तव में जीवन शिरा को 72 छिद्रों में विभाजित किया जा सकता है, और उनमें से 17 को रोगी को अपन किए बिना या उनकी जीवन ऊर्जा को बहुत तेजी से लीक किए बिना नष्ट किया जा सकता है। यदि उनकी खेती पर्याप्त रूप से मजबूत है, तो वे धीरे धीरे ही सही, फिर से पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं।
चून की गहन ऊर्जा को सीधे तौर पर बेअसर करना असंभव है। मेरा विचार इन 17 छिद्रों को तोड़ना और ऊर्जा को जीवन नस से बाहर निकालना है। यू चे ने इसे बहुत सरल बताया, लेकिन कु जियान के लिए यह व्यावहारिक रूप से एक कल्पना थी। जहां तक वह जानता था, किसी की जीवन नस को क्षति पहुंचाना किसी की हत्या करना है। यहाँ तक कि इसमें एक छोटा सा छेद करने से व्यक्ति गंभीर रूप से अपंग हो जाएगा या पूरी तरह से मर जाएगा। 17 से भी कम। युनचे की पृष्ठभूमि जो भी हो, उसके लिए यह विश्वास करना कठिन था कि युनचे इस संबंध में उससे अधिक जानकार और अनुभवी हो सकता है, और वह जो कुछ भी जानता था उसने उसे बताया कि यह असंभव था। भले ही युनचे ने जो कहा वह सच था, वह केवल उन 17 छिद्रों को सटीक रूप से कैसे तोड़ सकता था। यही वह जीवन नस थी जिसके बारे में वे बात कर रहे थे। एक भी गलती और सम्राट की जीवन ऊर्जा जल्दबाजी में बाहर निकल सकती है और उसे एक पल में मार सकती है। क्या ये भी संभव है? कु जियान ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। यह उसके लिए विश्वास करने से बहुत दूर की बात थी। समझाने के बजाय युनचे ने हेलियन ज्यू की ओर देखा और कहा, मैंने आपको पहले ही योजना बता दी है महामहिम। मैं आपके जीवन की नस में 17 छेद खोलूंगा। यह आप पर निर्भर है कि ऑपरेशन आगे बढ़ाना है या नहीं। हेलियन ज्यू की आंखें उभर आईं। ऐसा लग रहा था कि वह इसे अस्वीकार कर देगा, जबकि वास्तव में उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, ये करो, अभी करो। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका एक पैर पहले से ही कब्र में था। भले ही युनचे झूठ बोल रहा हो, सबसे खराब स्थिति उसकी मौत होगी, जो कि वह पहले से ही अपने रास्ते पर था। बहुत अच्छा, युनचे ने घोषणा की, लेकिन इलाज के बारे में बात करने से पहले हमें भुगतान के बारे में बात करनी चाहिए। आखिरकार तुम ही तो थे जिसने मुझे सबसे पहले विदा किया था। मुझे उस व्यक्ति को बचाने का कोई कारण नहीं दिखता जो मुझ पर अविश्वास करता है। एक बार फिर कु जियान ने उस पर आश्चर्य की दृष्टि डाली। उसने युनचे की निर्लजता के बारे में पहले ही सुन लिया था, लेकिन वह वास्तव में सम्राट से बिल्कुल भी नहीं डरता था। वास्तव में उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे वह यहाँ का सम्राट हो। हेलियन ज्यू ने फिर से अपने होठों से कहा, यदि आप मुझे बचा सकते हैं तो मैं कुछ भी स्वीकार करूंगा। युनचे मुस्कुराए और हेलियन लिंगजू की ओर मुड़े। मेरी हालत बहुत साधारण है। मैं चाहता हूं कि 20 दिन बाद जब किलिन एबिस सम्मेलन शुरू हो तो पहली राजकुमारी हेलियन पक्ष की प्रभारी बने। मैं जानता हूं कि आपको ही नेतृत्व करना चाहिए, लेकिन आपका समय महल में आराम करते हुए बिताना बेहतर है। क्या आप सहमत नहीं हैं? उनकी हालत ने सभी को हैरान कर दिया। हेलियन लिंगजू के होंठ अलग हो गए थे और मो कैंगयंग कम से कम कहने के लिए विरोधाभासी लग रहे थे। किसने सोचा होगा कि युनचे ऐसा अनुरोध करेगा जिससे उसे थोड़ा भी फायदा नहीं होगा। आमतौर पर इस तरह के भव्य आयोजन के लिए सम्राट को स्वयं उपस्थित होना पड़ता था। निस्संदेह सम्राट ये कार्य अपने वंशजों को सौंप सकता था, लेकिन यदि उसने इसे हेलियन लिंगजू को सौंपा तो ये कहने के समान होगा कि साम्राज्य का भावी उत्तराधिकारी वह है, न कि ताज राजकुमार। यंग मास्टर युनचे, मैं। हेलियन लिंगजू के पास शब्द नहीं थे। मैं आपके अनुरोध से सहमत हूँ। अभी हेलियन ज्यू सबसे अजीब अनुरोधों पर भी सहमत होगा, इस तरह के सरल अनुरोध से भी कम। आखिरकार वो मरने ही वाला था। इसके अलावा किलिन वर्शिप एलायंस इस बार किलिन एबिस सम्मेलन में भाग लेने जा रहा था, और यदि शाही परिवार ने किलिन भगवान क्षेत्र में प्रवेश करने का अधिकार खो दिया तो वे सदी का हंसी का पात्र बन जाएंगे। यही कारण है कि वह पहले स्थान पर नहीं जाना चाहता था। इस लिहाज से यह व्यवस्था उनके लिए एकदम सही थी। अच्छा, युनचे ने अपनी आंखों में चालाक चमक के साथ सिर हिलाया। हेलियन लिंगजू को हेलियन पक्ष का प्रभारी बनाना उसे प्रभारी बनाने के समान था। आखिरकार इस समय हेलियन लिंगजू व्यावहारिक रूप से उनका आज्ञाकारी नौकर था। इससे उसके लिए चीजों को नियंत्रित करना बहुत आसान हो जाएगा। इससे दुर्घटनाओं को भी अधिकतम सीमा तक रोका जा सकेगा। पैलेस प्रमुख कु जियान, ऊर्जा के बहिर्प्रवाह का मार्गदर्शन करने का काम मैं आप पर छोड़ता हूँ।
इससे पहले कि कुजियान जवाब दे पाता, वह आगे बढ़ा और अपने दाहिने हाथ से हेलियन ज्यू की छाती पर थपथपाया। टकराना, हेलियन ज्यू की छाती फट गई। एक क्षण बाद मो बायचेन की आभा पहले से दसियों गुना अधिक स्पष्ट हो गई। कम से कम ये कहा जा सकता है कि इससे जो दबाव निकल रहा था वह बहुत अधिक था। कुजियान ने खुद को चुप रहने के लिए मजबूर किया, भले ही उसकी अभिव्यक्ति गहरे सदमे में बदल गई। अभी समय नहीं था। उसने तुरंत अपनी चौड़ी हथेलियां आगे बढ़ाई और हजारों सुखदायक लेकिन शक्तिशाली धाराएं प्रवाहित की। वे सभी हेलियन ज्यू के हृदय के चारों ओर लिपटे हुए थे। बूम, गड़गड़ाहट, हाफ गॉड, गहन ऊर्जा की हिंसक धाराएं बीच बीच में हेलियन ज्यू के हृदय से बाहर निकलने लगी। वे एक प्रकार के क्रोध के साथ छत से और आकाश में उड़ गए जो कभी कम नहीं होगा। 20 दिन आए और पलक झपकते ही चले गए। इस दौरान किसी ने भी यूचे को कोई परेशानी देने की कोशिश नहीं की। ऐसा इसलिए था क्योंकि क्विलिन वर्शिप अलायंस को यूचे के संबंध में कुछ भी नहीं मिल सका। यह ऐसा था जैसे वह एक दिन अचानक किलिन एबिस क्षेत्र में प्रकट हो गया हो। कम से कम यह सामान्य था, इतना कि किलिन वर्शिप एलायंस ने बुद्धिमानी से बदला लेने के लिए यूचे को बाहर नहीं करने का फैसला किया, कम से कम तब तक नहीं जब तक कि किलिन एबिस सम्मेलन समाप्त नहीं हो गया। आज जीवन के सभी क्षेत्रों से अनगिनत गहन अभ्यासकर्ता किलिन एबिस क्षेत्र के केंद्र में एकत्र हुए। हेलियन लिंगजू ने कुजियान के साथ हेलियन साम्राज्य का नेतृत्व किया। उनके साथ उनकी युवावस्था के सर्वश्रेष्ठ गहन अभ्यासकर्ता भी थे। वे एक गहरी नाव पर सवार हुए और किलिन गॉड दायरे की ओर उड़ गए। जैसे जैसे वे करीब आते गए, यूचे को विधर्मी ईश्वर की गहरी नस को प्रत्याशा से थोड़ा कांपते हुए महसूस हुआ। ये बात है, यूनचे ने मन ही मन सोचा, संपूर्ण हेरेटिक गॉड प्रोफाउंड विन मेरे ठीक सामने है। ये तो सिर्फ प्रस्तावना थी। रसातल में उसकी यात्रा वास्तव में तभी शुरू होगी जब वह सब कुछ प्राप्त कर लेगा। एक बेचारा आदमी। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1997 किलिन एबिस सम्मेलन 2 गहरी नाव पर हेलियन लिंगजू चिंता से भरा हुआ लग रहा था। इसने हेलियन हेवनली पैलेस के युवा उत्साहित गहन अभ्यासकर्ताओं के विपरीत एक स्पष्ट विरोधाभास चित्रित किया। हर कोई और उनकी माताएं जानती थी कि हेलियन साम्राज्य गिरावट में था और यह गिरावट सदियों से जारी थी। हालांकि इन गहन अभ्यासकर्ताओं को अपनी नवीनतम परिस्थितियों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वे नहीं जानते थे कि किलिन एलायंस ने 3 संप्रदायों का समर्थन जीत लिया है, या कि वे इस बार किलिन एबिस सम्मेलन में शामिल होंगे। उन्हें ये भी नहीं पता था कि इस किलिन एबिस सम्मेलन का गवाह बनने वाला एबिसल नाइट किलिन वर्शिप एलायंस से आया था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। उन सभी ने सोचा कि हेलियन साम्राज्य हर बार की तरह किलिन गॉड दायरे में प्रवेश करेगा, भले ही वे सबसे कमजोर प्रतिभागियों के रूप में प्रवेश कर रहे हों। ऐसा इसलिए था क्योंकि हेलियन ज्यू ने उस दिन झाई लियानचिंग और जिमिन क्यूई की घोषणाओं को गुप्त रखने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ किया था। अन्यथा यह एक बड़ी घबराहट और अप्रत्याशित अराजकता पैदा करने की गारंटी थी। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि हेलियन ज्यू अंत में बेहोश हो गया था। वह सचमुच चाहकर भी कुछ और नहीं कर सका। हर कोई समझ गया कि हेलियन ज्यू इस बार किलिन एबिस सम्मेलन में क्यों शामिल नहीं होंगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह गंभीर रूप से घायल थे और उन्हें बिस्तर पर आराम की जरूरत थी। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि हेलियन लिंगजू उनके समूह का नेतृत्व करेंगे, किसी से भी अधिक क्राउन प्रिंस हेलियन लिंगलैंड। वह क्रोधित और भ्रमित और भयभीत था। उसका डर इतना था कि वह व्यक्तिगत रूप से कई बार हेलियन ज्यू से उसके एकांत में मिलने गया और यहाँ तक कि कई बार मना करने के बाद भी उसने जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश की। निस्संदेह उन्हें तुरंत कक्ष से बाहर निकाल दिया गया। जैसा कि कहा गया है, क्राउन प्रिंस था और हेलियन लिंगजू सिर्फ एक महिला थी। हालांकि सम्राट ने स्वयं आदेश दिया था, फिर भी हेलियन साम्राज्य की शीर्ष प्रतिभाएं हेलियन लिंगलांग के आसपास घूमती रहीं। हेलियन लिंगजू के साथ रहने वाले एकमात्र व्यक्ति यूचे और मो कैंगइंग थे। नाव के दूसरी ओर हेलियन लिंगलैंग, हेलियन लिंगजू और यूचे पर गहरी निगाहें डालता रहा।
आपको इतना चिंतित होने की जरूरत नहीं है भाई, उसके बगल में खड़े एक हेलियन राजकुमार ने सलाह दी। यह अफवाह है कि बहन ही थी जिसने पिता को ठीक किया था, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि पिता उसे इनाम देंगे। आप करेंगे जब सब कुछ कहा और पूरा हो जाएगा तब भी सिंहासन के उत्तराधिकारी बने रहें। ये सही है, हेलियन हेवनली पैलेस के मुख्य शिष्य फैंग जोगे ने कहा। प्रथम राजकुमारी की अच्छी प्रतिष्ठा हो सकती है, लेकिन आप अभी भी युवराज हैं। चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह आपके सामने राजगद्दी की उत्तराधिकारी नहीं बनेगी। हालांकि हेलियन लिंगलांग की अभिव्यक्ति में सुधार नहीं हुआ। उसने एक बार फिर यू चे की ओर अपनी दृष्टि लौटाने से पहले एक बार मो कैंगिंग पर नजर डाली। दिव्य गुरु ने कभी उसके बारे में अच्छा नहीं सोचा था, और उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये सब उस सुंदर चेहरे की गलती है। वह कहां से आया है, किसे पड़ी है? एक अन्य हेलियन राजकुमार ने उपहास करते हुए कहा। अंत में वह सिर्फ बहन के लड़के का खिलौना है। जिसके बारे में बात करते हुए मो कैंगिंग का चेहरा हाल ही में काफी बदसूरत दिख रहा है। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, हे। इसके बाद हंसी का एक स्वर गूंज उठा। इस बार हेलियन लिंगलैंग को भी अपने होठों के कोनों को ऊपर की ओर मोड़ने के लिए हास्य मिला। हालांकि वे एक दूसरे से बहुत दूर खड़े थे, मो कैंगिंग हेलियन हेवनली पैलेस के सबसे उत्कृष्ट शिष्य और तीसरे स्तर के दिव्य गुरु थे। स्वाभाविक रूप से उसने सब कुछ सुना। उसने अपनी मुठ्ठियां कसकर भींच ली और तूफान की तरह भौहें चढ़ा ली, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। इसी समय युन चे उसके पास आया। भाई मो, उसने शुरू किया, पहली राजकुमारी ऐसी लगती है जैसे वह बुरे मूड में है। वह संभवतः आपकी कंपनी का उपयोग कर सकती है। मो कैंगिंग ने अपनी मुद्रा बनाए रखी। उसने युन चे की ओर देखा भी नहीं और कहा, अगर तुम जाओ तो बेहतर होगा। मुझे युन चे आश्चर्यचकित और हैरान लग रही थी। फिर वह जोर से हंसने लगा। मुझे आपका मतलब समझ नहीं आया भाई मो। हाँ, आप कीजिए। मो कैंगिंग की आवाज सख्त हो गई। कृपया मेरे साथ मूर्ख जैसा व्यवहार न करें। अभी उसकी नजरें केवल आप पर हैं, और आपके रुकने का एकमात्र कारण उसकी वजह से है। मैं उसे तब से देख रहा हूं जब वह एक साधारण शिष्या के रूप में हेलियन हेवनली पैलेस में शामिल हुई थी। इसलिए मैं उसे किसी से भी बेहतर जानता हूं। मो कैंगिंग ने मुंह फेर लिया। यह उसकी पसंद है कि वह किसके प्यार में पड़ना चाहती है, और इसलिए यह आपका है। मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा और न ही इस पर गुस्सा करूंगा। यह मेरे नीचे है, लेकिन आप मुझे इस तरह से उकसाने आ रहे हैं। उसने ठंडी हंसी निकाली। मुझे ये स्वीकार करना होगा कि आपने मुझे आपके बारे में कम सोचने पर मजबूर कर दिया है। यूं चे की मुस्कान गायब हो गई। जाने के बजाय वो और करीब चला गया जब तक कि वह मो कैंगिंग के ठीक बगल में नहीं था। भाई मो, क्या आपने सोचा है कि मैं पहली राजकुमारी के साथ कितने समय से संपर्क में हूँ? मो कैंगिंग, युन चे ने धीरे से कहा, अगर हम उस समय को नजरअंदाज कर दे जब आप दोनों ने मुझे रेत के तूफान से हेलियन हेवनली पैलेस तक पहुंचाया था, और वह समय जब हम हेलियन हेवनली पैलेस से शाही महल के लिए उड़ान भरी थी, मैं उसे 6 से भी कम समय से जानता हूं, अधिकतम घंटे। दूसरी ओर आप युवावस्था से ही उसके सबसे करीबी साथी रहे हैं। आप दोनों ने सबसे निचले स्तर पर शुरुआत की है, और आपने हर कदम पर एक दूसरे का समर्थन किया है। आपका रिश्ता इतना गहरा है कि कोई दूसरा रिश्ता इसकी तुलना भी नहीं कर सकता। यही कारण है कि आपने पहली राजकुमारी के पीछे जाने में संकोच नहीं किया जब वह अकेले अंतहीन कोहरे में गई थी। मुझे यकीन है कि वह आपके लिए भी ऐसा ही करेगी। मैं सिर्फ एक बाहरी व्यक्ति हूँ। हमारी पहली मुलाकात को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, और हमारे रिश्ते को सबसे अच्छा वर्णन सही तौर पर किया गया है। युन चे ने अपना सिर हिलाया। क्या आप गंभीरता से सोचते हैं कि इसकी तुलना प्रथम राजकुमारी के साथ आपके बंधन से की जा सकती है? मो कैंगिंग ने उसकी ओर देखा। लेकिन कोई किंतु परंतु नहीं है। युन चे मुस्कुराए। मैं ये भी साबित कर सकता हूँ कि आप गलत हैं।
आपने कहा था कि मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं पहली राजकुमारी से प्यार करता हूँ, लेकिन वास्तव में मैं केवल उसका एहसान चुकाने और थोड़े स्वार्थ में लिप्त होने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। आप देखिए, मुझे जांच करने में दिलचस्पी है, किलिंग गॉड दायरे से भी बाहर। ये वह गुप्त क्षेत्र है जिसे एबिसल सम्राट ने स्वयं स्थापित किया था। निस्संदेह मुझे इसके बारे में उत्सुकता होगी, नहीं? उन्होंने ईमानदार चेहरे के साथ कहा, एक आदमी के रूप में मौत के जबड़े से बचाए जाने से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ एहसान है। निस्संदेह मुझे चुकाने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करना होगा। यह मुझे यकीन है कि आपने भी यही किया होगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मो कैंगेइंग को ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन युनचे ने आगे कहा, इसके अलावा मैं किलिन एबिस सम्मेलन समाप्त होने के तुरंत बाद किलिन एबिस क्षेत्र छोड़ दूंगा। हम शायद फिर कभी न मिले। मो कैंगेइंग ने युनचे की ओर गाड़ी चलाई। तुम जा रहे हो? बिल्कुल, युनचे ने तथ्यात्मक रूप से और बिना किसी अफसोस के कहा, यह मेरा जन्मस्थान नहीं है, और एहसान चुकाने के बाद मेरे पास यहाँ रहने का कोई कारण नहीं है। इसलिए आपका ये कहना गलत है कि मुझे पहली राजकुमारी से प्यार है। ठीक वैसे ही आपका ये कहना गलत है कि पहली राजकुमारी मुझसे प्यार करती है। मो कैंगेइंग स्पष्ट रूप से प्रभावित दिख रहे थे। उसका पहले वाला ठंडापन पूरी तरह खत्म हो गया था। हेलियन साम्राज्य का वर्षों से पतन हो रहा है, और प्रथम राजकुमारी को किलिन वर्शिप अलायंस की महत्वाकांक्षा के बारे में पहले ही पता चल गया था। वह इतनी हताश थी कि वह अकेले ही अंतहीन कोहरे में चली गई। यही कारण है कि वह एक प्रेमी की तरह नहीं, बल्कि आशा के एक तिनके की तरह मुझसे चिपकी हुई है जो अंधेरे को दूर रख सकता है। यही कारण है कि वह मुझ पर अत्यधिक विश्वास और ईमानदारी से काम करती है। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, तो वह शायद शर्त लगा रही है कि मेरी पृष्ठभूमि हेलियन साम्राज्य को बचा सकती है। सभी बातों पर विचार करें। युचे ने व्यंग्यपूर्वक अपना सिर हिलाया। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वह मुझसे प्यार करती है। मो कैंगेइंग स्पष्ट रूप से आश्वस्त थे। वास्तव में ये पूरी बातचीत उनके लिए एक ज्ञानवर्धक अनुभव थी। आप और वह परिवार की तरह करीब हैं, और आप सचमुच एक दूसरे के लिए अपूरणीय हैं। दूसरी ओर, मैं सबसे अच्छा एक गर्म कंबल हूँ जो तूफान आने पर सही समय पर दिखाई दिया। हम दोनों के बीच कोई तुलना ही नहीं है। अंत में, युचे ने हेलियन लिंगजू की ओर देखा और कहा, अगर आप इस समय उसके साथ नहीं होंगे तो उसे दुख होगा, भाई मो। मो कैंगेइंग अचानक पूरी ऊंचाई पर पहुंच गए और हेलियन लिंगजू की ओर मुड़ गए। हालांकि वह तुरंत पीछे मुड़ा और कहा, भाई यून, मुझे वही दयालुता महसूस होती है जो आप लिंगजू और शाही परिवार के लिए करते हैं। यदि आप वास्तव में हेलियन साम्राज्य को किलिंग गॉड दायरे में लाने में कामयाब होते हैं, तो जब आप अभी भी किलिन एबिस दायरे में हो तो बेझिझक मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। आपको मेरा वचन है कि मैं कोई भी अनुरोध पूरा करूंगा। इससे पहले कि युनचे जवाब दे पाता, वह मुड़ गया और हेलियन लिंगजू के पास चला गया। मो कैंगेइंग के चले जाने के बाद युनचे एक दीवार के सहारे झुक गया। उसकी आंखें मृत पानी के तालाब की तरह शांत लग रही थी। मो कैंगेइंग को इसका एहसास नहीं था, लेकिन भले ही उसने वास्तव में हेलियन लिंगजू के प्रति अपनी दयालुता के बारे में सोचा था, यह सिर्फ उसका एक छोटा सा हिस्सा था कि उसने अपना मन क्यों बदला। यह उनकी गलतफहमी के प्रति उनका अपराधबोध और प्रबुद्ध होने के लिए उनकी कृतज्ञता थी, जिसने अंततः उनके बारे में उनकी धारणा को बदल दिया। अंत में, मो कैंगेइंग एक सरल स्वभाव वाले व्यक्ति थे। उसकी वफादारी वापस पाने के लिए बस एक बातचीत ही काफी थी। मो कैंगेइंग स्पष्ट रूप से रोमांस में अनुभवहीन थे, अन्यथा उसे एहसास होता कि जीवन भर का प्यार एक हार्दिक क्षण की तुलना नहीं कर सकता। ये पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए सच था। हालांकि यह परिणाम अच्छा था। कम से कम वह ऐसा परिवर्तनशील व्यक्ति नहीं होगा जिस पर उसे नजर रखने की जरूरत है। वास्तव में वह उपयोगी भी साबित हो सकता है। वह उसकी यादों को आत्मसात करने के बाद चिबुयाओ की तरह व्यवहार करना शुरू कर रहा था। किलिन डिवाइन डोमेन किलिन एबिस क्षेत्र के केंद्र में स्थित है। ये वह जगह थी जहां किलिंग गॉड दायरे का प्रवेश द्वार स्थित था।
किलिंग गॉड दायरे में रसातल में सबसे क्रूर रेत और पत्थर थे। यहीं पर इसका अंतिम किलिन भी निवास करता था। बहुत से लोग अंतिम किलिन में रुचि रखते थे, लेकिन बहुत कम लोगों ने कभी किलिन एबिस क्षेत्र का दौरा किया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इसकी रक्षा के लिए बनाई गई बाधा स्वयं एबिसल सम्राट द्वारा बनाई गई थी, और यह हर 600 वर्षों में केवल एक बार खुलती थी। अवरोध को तोड़ने की कोशिश करने के अलावा उस स्थान पर जाने का कोई मतलब नहीं था। आज किलिन डिवाइन डोमेन बड़े और छोटे लोगों से भरा हुआ था। गहरी नावें किलिंग गॉड क्षेत्र पर हमेशा हेलियन राजवंश और 3 संप्रदायों का नियंत्रण रहा है। इसलिए सभी ने किलिन एबिस सम्मेलन को 3 संप्रदायों के बीच एक प्रतियोगिता के रूप में सोचा, ये तय करने के लिए एक प्रतियोगिता की किलिंग गॉड दायरे में सबसे बड़ी पाई का आनंद कौन लेगा। जैसा कि कहा गया है, किलिन एबिस क्षेत्र के केवल सबसे प्रतिभाशाली महानतम प्रतिभाओं को ही किलिन एबिस सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। यह कोई वास्तविक आवश्यकता नहीं थी, लेकिन ये हो भी सकती है। इसके अलावा उन्हें किलिंग गॉड दायरे के बाद मजबूत होने या यहाँ तक कि पूर्ण परिवर्तन का अनुभव करने की गारंटी दी गई थी। भविष्य में वे निश्चित रूप से किलिन एबिस क्षेत्र की सर्वोच्च शक्तियों में भी शामिल होने वाले थे। उस अर्थ में किलिन एबिस सम्मेलन के प्रतिभागी किलिन एबिस क्षेत्र के भविष्य के शासक भी थे। स्वाभाविक रूप से सभी गुट इसे देखना चाहते थे ताकि यह पता लगाया जा सके कि किलिन एबिस क्षेत्र दशकों बाद क्या बनेगा। अकेले आकाश में दर्शकों की संख्या लगभग 1 लाख थी। ये ईश्वर क्षेत्र में एक मामूली संख्या होगी, लेकिन रसातल में जहां आबादी अगली पीढ़ी तक जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही थी, इसमें बहुत सारे लोग थे। बोल्डर प्रोफाउंड संप्रदाय, थाउजेंड ब्लेड संप्रदाय और फायरी सैंड संप्रदाय पहले से ही केंद्र क्षेत्र में इंतजार कर रहे थे। हेलियन साम्राज्य की गहन नाव भी मौजूद थी, लेकिन कोई भी बता सकता था कि उनकी उपस्थिति 3 संप्रदायों की तुलना में बहुत कमजोर थी। तीनों संप्रदाय मजबूत होते गए और हेलियन साम्राज्य हर पीढ़ी के साथ कमजोर होता गया। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में हर कोई लंबे समय से जानता है। उन्हें इसमें कोई संदेह नहीं था कि मुख्य प्रतिस्पर्धा 3 संप्रदायों के बीच होगी, और हेलियन साम्राज्य हमेशा की तरह अंतिम स्थान का दावा करने के लिए यहाँ था। चूंकि यह पहली बार था जब उसने इतने महत्वपूर्ण अवसर की जिम्मेदारी संभाली थी, हेलियन लिंगजू को अपनी शांति और गरिमा को बनाए रखने के लिए अपना सब कुछ देना पड़ा। वास्तव में वह अपने जीवन में पहले से कहीं अधिक घबराए और चिंतित थी। उसकी नजर तुरंत ही क्षेत्र के दूर, व्यवहारिक रूप से अगोचर कोने में खड़े किलिन वर्शिप अलायंस पर पड़ी। यदि वह बेहतर नहीं जानती, तो वह सोचती कि वे दर्शकों का हिस्सा थे। किसी ने उसकी नजर पर ध्यान दिया और उस पर अहंकार भरी मुस्कान छोड़ दी। यू चे, उसने ध्यान से संदेश भेजा, क्या आप आश्वस्त हैं कि यह ठीक होगा? मुझ पर और खुद पर भरोसा रखें, यू चे ने सौम्य स्वर में उत्तर दिया, मैंने कभी कोई वादा नहीं तोड़ा है। ये सच था। बोल्डर प्रोफाउंड सेक्ट और किलिन वर्शिप एलायंस उसके लिए कुछ भी नहीं थे, और उसने कुछ ऐसा हल कर लिया था जिसने अभिभावक पूर्वज को भी आसानी से परेशान कर दिया था। हेलियन लिंगजू ने एक गहरी सांस ली और पहले की तुलना में थोड़ा शांत महसूस किया। ओह, शाही परिवार ने इस बार किलिन एबिस सम्मेलन में भाग लेने के लिए एक लड़की को भेजा। अचानक उधर से एक तीखी आवाज आई। ये थाउजेंड ब्लेड संप्रदाय के युवा संप्रदाय गुरु वान झोंगे का था। वह उसे अपनी आंखों के कोने से देख रहा था, और उसका लहजा अहंकारी था और थोड़ा सा शार्डन फ्रूट से भरा हुआ था। लड़की मो कैंगइंग ने तुरंत उसे बाज की तरह घूर कर देखा। आप अंधे हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पहली राजकुमारी का अनादर करने की? ओह टिल्डर टिल्डर टिल्डर, वह पहली राजकुमारी है। वांग चोंगयू ने और भी अधिक अहंकारी होने से पहले दिखावटी एहसास के साथ कहा। तो क्या हुआ अगर मैं उसका अनादर करूं? क्या आप मुझे रेतीले गड्ढों में निर्वासित करने जा रहे हैं, या आप मुझे 9 पीढ़ियों तक फांसी देने जा रहे हैं? मैं बहुत डरा हुआ हूँ टिल्डर। ये हेलियन साम्राज्य के प्रति घोर अनादर था, लेकिन उसके एक भी साथी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। दरअसल वे उसके साथ हंस रहे थे। उसे अनदेखा करें, हेलियन लिंगजू ने कहा।
वह अच्छी तरह से जानती थी कि साम्राज्य की उपस्थिति केवल नागरिकों और छोटे से मध्यम संप्रदायों पर ही काम करेगी। 3 संप्रदायों के विरुद्ध वे उपहास के पात्र से अधिक कुछ नहीं थे। हालांकि थाउजेंड ब्लेड संप्रदाय उनके साथ समाप्त नहीं हुआ था। सबसे छोटे बेटे वांग चोनशान ने जोर से कहा, हेलियन सम्राट को कई साल हो गए हैं सीनियमों की गहन ऊर्जा से प्रताड़ित, और मैंने सुना कि वह किसी भी क्षण मर सकता है। चूंकि वह किलिन एबिस सम्मेलन जैसे भव्य कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हुआ, क्या आपको लगता है? हा 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 हा, नहीं, शायद उसे कोई जरूरी काम था जिसमें उसे शामिल होना था। ऐसा लगता है कि वह डर गया था और उसने अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं की। हंसी का एक और स्वर फूट पड़ा। मो कैंगयिंग की आंखें गुस्से से जल उठी, लेकिन वह नहीं फूटी क्योंकि हेलियन लिंगजू अभी भी उन्हें नजरअंदाज कर रहा था और उन्हें शांत रख रहा था। हालांकि हेलियन लिंगलांग का चेहरा नीला लग रहा था और वह अपनी सांसों में बुदबुदा रहा था। अगर पिता ने उपस्थित होने पर जोर नहीं दिया होता तो कितना अपमानजनक है। ये वह क्षण था जब बोल्डर प्रोफाउंड संप्रदाय के वर्तमान संप्रदाय गुरु और पिछले किलिन एबिस सम्मेलन के चैंपियन झाई केक्सी ने हवा में उड़ान भरी और घोषणा की, समय समाप्त हो गया है। हम एबिसल नाइट का स्वागत करते हैं जो इस साल के किलिन एबिस सम्मेलन को देखने के लिए प्योलैंड से आए हैं। किलिंग गॉड दायरे के चारों ओर की बाधा स्वयं एबिसल सम्राट द्वारा रखी गई थी। यही कारण है कि इसे खोलने के लिए शुद्ध भूमि से एक दिव्य रून आवश्यक था, और एक एबिसल नाइट की उपस्थिति क्यों आवश्यक थी? वे दोनों किलिंग गॉड दायरे के द्वार खोलने वाले और पर्यवेक्षक थे। बाद में जब 3 संप्रदाय धीरे धीरे सत्ता में आए और किलिंग गॉड कॉन्फ्रेंस एक चीज बन गई, तो एबिसल नाइट को गवाही देने और सम्मान के संकेत के रूप में किलिन एबिस सम्मेलन में आमंत्रित किया गया। एक आकृति धीरे धीरे आकाश में तैरने लगी। उसने जो चांदी का कवच पहना हुआ था वह एक ठंडी चमक बिखेर रहा था और सभी की आंखों और आत्माओं को छेद रहा था। इससे भी अधिक, उसके हाथ के पिछले हिस्से पर दिव्य रून लगभग इतना उज्जवल चमक रहा था कि पूरे किलिन दिव्य डोमेन को रोशन कर सके। नमस्कार सर नाइट। झाई केक्सी अपने घुटनों पर गिरने वाले पहले व्यक्ति थे। शेष संप्रदाय ने तुरंत इसका अनुसरण किया। घटनास्थल पर मौजूद अन्य सभी गहन अभ्यासकर्ता भी अपने घुटनों पर झुक गए। ये लगभग ऐसा था जैसे वे किसी भगवान की पूजा कर रहे थे जो सच्चाई से बहुत दूर नहीं था। रसातल के निवासियों के लिए शुद्ध भूमि परम अभयारण्य थी। स्वाभाविक रूप से शुद्ध भूमि के लोग भी देवताओं के समान थे। हालांकि एबिसल नाइट द्वारा अपना चेहरा दिखाने के तुरंत बाद आश्चर्य की चीखें फूट पड़ी। है क्या वह जिमेन बोयुन? ये वास्तव में जिमेन बोयुन है। अनगिनत लोगों ने आश्चर्य से ऊपर देखा और स्तब्ध चीखें जंगल की आग की तरह बाहर की ओर फैल गईं। ये सही है, वह किलिन वर्शिप एलायंस के वाइस अलायंस मास्टर जिमेन बोयुन थे। क्या वह कुछ साल पहले नहीं मर गया? सोचने के लिए वह एक एबिसल नाइट बन गया है। अफवाहें वास्तव में सच थी। न केवल वह अंतहीन कोहरे से बच गया, बल्कि वह शुद्ध भूमि का एक रसातल शूरवीर भी बन गया। फिर क्या इसका मतलब यह है कि क्विलिन वर्शिप अलायंस वास्तव में अब एक प्रमुख गुट है? आश्चर्य की चीखें बहुत देर तक नहीं रुकी। बहुत जल्द भीड़ हेलियन पक्ष पर संदेह और सहानुभूति भरी निगाहें डालने लगेगी। हर कोई जानता था कि क्विलिन वर्शिप एलायंस तेजी से बढ़ रहा था। लंबे समय से ऐसा लग रहा था कि वे किलिन एबिस क्षेत्र का चौथा सबसे बड़ा संप्रदाय बन जाएंगे। अब जबकि उनके पास एबिसल नाइट है, तो उन्हें हेलियन साम्राज्य से अधिक मजबूत होना चाहिए, है ना? क्या इसका मतलब यह है कि 5वां गुट किलिन ईश्वर क्षेत्र में प्रवेश करेगा? या क्या वे सबसे कमजोर कड़ी को खत्म कर देंगे ताकि पाई बहुत पतली न फैले? अगर ऐसा होता, अनगिनत निगाहें किलिन वर्शिप एलायंस को तलाश रही थी। उन्हें तुरंत पता चला कि उनके गहन अभ्यासी किसी चीज के लिए खड़े थे। गठबंधन मास्टर जिमिन बोरोग और युवा गठबंधन मास्टर जिमिन होंग सभी उपस्थित थे। हिल्म्स मास्टर्स और हॉल मास्टर्स भी उपस्थित थे। पीछे के युवा गहन अभ्यासकर्ता स्पष्ट रूप से युद्ध के लिए भी तैयारी कर रहे थे।
वे निश्चित रूप से इस वर्ष के किलिन एबिस सम्मेलन में भाग लेने वाले थे। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1998 किलिन एबिस सम्मेलन 3 बिना रुके रोना और अजीब। ऐसा लगता है कि भीड़ उन पर गोली चलाती रही, जिससे पूरा हेलियन समूह बहुत असहज हो गया। उनमें से अधिकांश ने सोचा कि वे अंतिम स्थान के प्रतिभागी के रूप में किलिंग गॉड दायरे में प्रवेश करने में सक्षम होंगे। अपनी स्थिति को बेहतर करने का विचार उनके मन में कभी नहीं आया था। अब वे चिंतित थे। हेलियन लिंगजू ने अपनी आंखें बंद कर ली ताकि उसे दिखावे से जूझना न पड़े। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। उन कुछ लोगों में से एक के रूप में जो सब कुछ जानते थे, कु जियान ने आह भरी, ये कठिन होने वाला है। ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मो कैंगइंग ने अपनी आध्यात्मिक धारणा वापस ले ली और शांति से कहा, किलिन वर्शिप एलायंस हाल ही में सत्ता में आया है। मैंने 600 वर्ष से कम उम्र के केवल 2 दिव्य गुरुओं को महसूस किया है, और वे प्रारंभिक चरण के दिव्य गुरुओं से कम नहीं हैं। दूसरी ओर हमारे पास 3 दिव्य गुरु हैं। मैं अकेला ही उन दोनों को संभाल सकता हूं, हम तीनों को एक साथ तो बिल्कुल भी नहीं। किलिन एबिस कॉन्फ्रेंस 600 वर्ष से कम उम्र के सभी युवा डिवाइन मास्टर्स के बीच एक टूर्नामेंट था। दिव्य संप्रभु केवल रिक्त स्थान भरने के लिए वहां मौजूद थे। आखिरकार दायरे के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। अचानक मो कैंगइंग ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने उस शक्तिशाली सहायक को याद किया था जिसका जिक्र जिमिन क्यूई ने उस दिन किया था। यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि हम आपके चेहरे पर इतनी बुरी तरह से प्रहार करें, तो मुझे आपको प्रारंभिक चेतावनी देने में कोई आपत्ति नहीं है। हमने इस सम्मेलन के लिए कई शक्तिशाली सहायकों की भर्ती की है, लेकिन उनमें से एक भी हर किसी को कुचलने के लिए पर्याप्त है। अकेला तुम में से एक। मो कैंगइंग ने इस तथाकथित शक्तिशाली सहायक की तलाश में एक बार फिर अपनी आध्यात्मिक धारणा फैलाई, लेकिन वह कुछ भी नहीं लेकर वापस आया। हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए, कु जियान ने गंभीरता से कहा। यदि आपने जो कहा वह सच है, तो किलिन वर्शिप एलायंस ने खुद को हमारे सामने प्रकट नहीं किया होता। इसके बारे में खुशी मनाने के लिए महामहिम के पास जाने की तो बात ही दूर थी। इतना ही नहीं, किलिन वर्शिप एलायंस को जिमिन बोयुन के चेहरे पर भी विचार करना चाहिए। वह किलिन एबिस सम्मेलन की देखरेख करने वाले एबिसल नाइट और उनके समर्थक हैं। यदि किलिन वर्शिप एलायंस ने युद्ध में अपमानित होने के लिए जबरदस्ती अपना रास्ता बनाने की कोशिश की, तो परिणामस्वरूप जिमिन बोयुन का चेहरा बहुत खराब हो जाएगा। ये कहने की जरूरत नहीं है कि वे ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हमें निश्चित रूप से उनके प्रतिद्वंद्वी को कम आंकने की गलती नहीं करनी चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा घबराने की भी जरूरत नहीं है। यही वह क्षण था जब युन चे ने बोलना चुना। किलिन वर्शिप एलायंस सोचता है कि वे जिमिन बोयुन का उपयोग अपने लाभ के लिए कर सकते हैं, लेकिन यदि आप इसके बारे में सोचते हैं, तो वह हमारे लिए भी उपयोगी हो सकते हैं। मो कैंगइंग और हेलियन लिंगजू ने तुरंत उसकी ओर देखा। आपका क्या मतलब है? एबिसल नाइट के लिए किसी भी चीज से ज्यादा क्या मायने रखता है? युन चे ने धीरे से समझाया, बेशक उनकी नेक आत्मा। एबिसल नाइट होना बहुत अच्छा है, लेकिन साथ ही उन्हें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि वे शुद्ध भूमि के लोगों और चेहरे का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए युन चे ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसे बड़प्पन और निष्पक्षता को बाकी सब से ऊपर रखना चाहिए, अन्यथा वह एबिसल नाइट के सम्मान को धूमिल कर रहा होगा और शुद्ध भूमि का चेहरा बर्बाद कर रहा होगा। आज इतने सारे लोगों के उपस्थित होने का एक कारण एबिसल नाइट की महान आत्मा को अपनी आंखों से देखना है। इसलिए मुझे यकीन है कि वह आज एक निष्पक्ष न्यायाधीश के अलावा कुछ भी बनने का साहस नहीं करेंगे। इसे ध्यान में रखते हुए हमें एक निष्पक्ष न्यायाधीश से क्या डरना है? अगर कुछ भी, उन्होंने अपनी आवाज धीमी कर दी। मुझे यकीन है कि वह किलिन वर्शिप एलायंस से कहीं अधिक हमारे लिए उपयोगी होंगे। ची बुयाओ की राय में कई प्रकार के लोग थे जिन्हें हेरफेर करना सबसे आसान था। उनमें से एक ट्रैक दिमाग वाला व्यक्ति था, या अधिक सटीक रूप से एक सिद्धांतवादी व्यक्ति जिसे अपने सिद्धांतों को बनाए रखना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। दूसरा प्रकार उसके
जैसा कोई व्यक्ति था, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके बहुत अधिक लगाव हो। जिमेन बोयुन किलिन एबिस क्षेत्र से हो सकता है, लेकिन वह शुद्ध भूमि का एक एबिसल नाइट था। यह एक ऐसा बदलाव था जिसे उन्होंने स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया था, एक ऐसा सम्मान जिसे वह सबसे बड़ा सम्मान मानते थे। इसलिए वह कभी भी इसे सार्वजनिक रूप से कलंकित करने की हिम्मत नहीं करेगा, ठीक उसी तरह जैसे मो बाइचेन ने वास्तव में हेलियन ज्यू को नहीं मारा, भले ही वह उससे बेहद नफरत करता था। मो कैंगयिंग और हेलियन लिंगजू एक पल के लिए चुप थे। एक समय तक किसी को नहीं पता था कि क्या कहना है। युन चे ने जो कहा वह निश्चित रूप से सच था, लेकिन क्या किलिन एबिस क्षेत्र में किसी के पास एबिसल नाइट से अपने सिद्धांतों को बनाए रखने की मांग करने की शक्ति थी? बिल्कुल नहीं। तो उसने ऐसा क्यों सोचा कि एबिसल नाइट नियमों के अनुसार खेलेगा? उदाहरण के लिए, आमतौर पर यह प्रचार किया जाता था कि एक राजकुमार के पाप की सजा एक सामान्य व्यक्ति के समान ही होनी चाहिए। लेकिन साथ ही, हर कोई जानता था कि यह पूरी तरह बकवास है। अचानक, यू चे को कुछ महसूस हुआ और उसने क्विलिन वर्शिप अलायंस की दिशा में देखा। उसे भीड़ के बिल्कुल पीछे किसी भूरे सफेद रंग की झलक दिखी, और उसकी आभा। एक सेकंड रुको, क्या वह वही है जिसका उल्लेख मो बाइचेन एक ने उस समय किया था? ऐसा कोई व्यक्ति क्विलिन एबिस क्षेत्र जैसी छोटी जगह पर क्यों आएगा? संभवतः वे शक्तिशाली सुदृढ़ीकरण हैं जिन्हें उन्होंने आमंत्रित किया है, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कि किलिन वर्शिप एलायंस यहां आरंभ करता हो, जिसका अर्थ है कि उन्होंने स्वयं को आमंत्रित किया था। क्या गलत है, भाई युन? मो कैंगयिंग ने पूछा कि उसने यू चे की आभा में कब शांति देखी। युन चे ने कहा, किलिन पूजा गठबंधन निश्चित रूप से तैयार है, उन्हें इस बार किलिन भगवान क्षेत्र में प्रवेश करने की गारंटी है। मो कैंगयिंग। इसी समय जिमेन बोयुन की आवाज पूरे क्षेत्र में घूम गई और एक पल में सारा शोर दब गया। मैं जिमेन बोयुन हूँ, एबिसल नाइट जो एबिसल सम्राट और उच्च पुजारियों की सेवा करता है। मैं प्योर लैंड कमांड के अनुसार किलिन गॉड दायरे को खोलने आया हूँ, और मैं इस साल के किलिन एबिस सम्मेलन का गवाह और पर्यवेक्षक भी बनूंगा। उनका बोला हर शब्द आत्मा को झकझोर देता था और एक प्रकार का दबाव देता था जो पूर्ण स्वीकृति के अलावा कुछ भी स्वीकार नहीं करता था। हम वे लोग हैं जो रसातल सम्राट और महायाजकों की सेवा करते हैं, और हमारा उद्देश्य रसातल की व्यवस्था को बनाए रखना है। कोई भी बुराई, गंदगी या अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके हाथ के पिछले हिस्से से चमकती विस्मयकारी रोशनी तभी फीकी पड़ गई जब उसने अपना बायां हाथ नीचे किया। मैं बस इतना ही कहने जा रहा हूँ। आप ही हैं जो तय करेंगे कि किलिन एबिस सम्मेलन कैसे आगे बढ़ेगा। झाई केक्सी ने ऊपर देखा, किलिन एबिस क्षेत्र प्योर लैंड के एहसान को कभी नहीं भूलेगा। कृपया इस तरह से, सर नाइट। जिमेन बोयुन ने सिर हिलाया और अपनी सीट पर बैठ गया। मध्य क्षेत्र में कहीं भी ऐसा नहीं था जहां उसकी नजर न पहुंच सके। आकाश में ऊपर, हुआ कैली ने निराशा में पूछा, क्या मुझे किलिन ईश्वर क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए किलिन एबिस सम्मेलन में भाग लेना चाहिए? मैंने तुम्हें शुरू से ही चेतावनी दी थी। हुआ क्विंगयिंग की आवाज उसके दिमाग में घुस गई। किलिन एबिस क्षेत्र एक छोटी सी जगह हो सकती है, लेकिन किलिन गॉड क्षेत्र ऐसी जगह नहीं है जहां कोई भी अपनी इच्छानुसार प्रवेश कर सके। एबिसल मोनाक और अंतिम किलिन भी एक विशेष संबंध साझा करते हैं। किलिन ईश्वर क्षेत्र उसके मित्र के लिए उसका उपहार और सुरक्षा है। हुआ कैली ने एक पल के लिए सोचा, क्या मेरे लिए इनमें से किसी एक पक्ष में शामिल होने में बहुत देर नहीं हो गई है? बिल्कुल नहीं। आपको क्या लगता है कि आप क्या हैं? इसके अलावा, आपकी आधिकारिक उम्र स्वचालित रूप से आपको टूर्नामेंट से अयोग्य घोषित कर देती है। हुआ कैली ने अपने होठों पर हाथ दबाया और समाधान के बारे में सचमुच बहुत सोचा। वह स्पष्ट रूप से इस तरह हार मानने को तैयार नहीं थी। याद रखें कि आप पर एबिसल सम्राट का बहुत बड़ा उपकार है। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि उसके निजी व्यवसाय में दखल देना सही है? वह हुआ कैली को किलिन गॉड दायरे में घुसने के खिलाफ चेतावनी दे रही थी। मैं नहीं करूंगा। हुआ कैली ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। ठीक है,
मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल भी अंदर नहीं जाऊंगा। मैं अगली बार अंकल से मिलने तक इंतजार करूंगा और पूरी तरह से संयोग से उसे एक ऐसे व्यक्ति की झलक मिली जिसने किलिन एबिस क्षेत्र में रहने के दौरान उस पर एक छाप छोड़ी थी। वह कोई और नहीं बल्कि यूचे था। उस दिन का वह लड़का भी यही है। वह उसे बहुत देर तक घूरती रही होगी क्योंकि यूचे ने थोड़ा ऊपर देखा था, क्योंकि समय के साथ गहरी धूल उन पर कम से कम प्रभाव डाल रही थी। उनकी आध्यात्मिक धारणा उस बिंदु तक बढ़ गई थी जहां ये हुआ कैली से भी आगे निकल गई थी। स्वाभाविक रूप से वह उसकी उपस्थिति को महसूस करने में सक्षम था। वह यहाँ क्यों है? यू चे ने आश्चर्य से सोचा। उसे बहुत पहले ही यह जगह छोड़ देनी चाहिए थी। यहाँ उसके लिए कुछ भी नहीं है। वह सोच रहा था कि क्या उसे उसकी नजरों से मिलना चाहिए या दिखावा करना चाहिए कि उसने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। अंत में उन्होंने बाद वाला चुना। इस बीच झाई केक्सी अपने आदमियों के पास लौट आए थे और ऊंची आवाज में घोषणा कर रहे थे, किलिंग गॉड रियलम एक अद्वितीय उपहार था जो एबिसल मोनाक ने खुद हमें दिया था, और यह सब उन्हीं का धन्यवाद है कि हमारे पास आज जो कुछ भी है यह उनके और किलिन एबिस क्षेत्र के भविष्य के लिए है कि हमारे पास एक नियम है जहां हर योग्य व्यक्ति को किलिन भगवान क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति है। उन्होंने आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए सभी की आंखों में देखा। आज किलिन एबिस क्षेत्र में सर्वोच्च शक्तियां बोल्ड प्रोफाउंड संप्रदाय, थाउजेंड ब्लेड संप्रदाय, द फियरी सैंड संप्रदाय और हेलियन साम्राज्य हैं। ये दसियों पीढ़ियों से नहीं बदला है। 1000 लोगों को किलिंग गॉड दायरे में प्रवेश करने की अनुमति है। स्टैंडिंग के अनुसार किलिन एबिस सम्मेलन के चैंपियन को 400 लोगों को प्रवेश करने की अनुमति है, उपविजेता को 300 लोगों को प्रवेश करने की अनुमति है, दूसरे उपविजेता को 200 लोगों को प्रवेश करने की अनुमति है, और अंतिम स्थान है किलिंग गॉड दायरे में 100 लोगों को प्रवेश करने की अनुमति दी गई। जैसा कि उन्होंने कहा, दसियों पीढ़ियों से यही स्थिति रही है। सेक्ट मास्टर 1, सेक्ट मास्टर लाई, हेलियन। झाई केक्सी जानबूझकर आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए रुके। अगर कोई आपत्ति नहीं है तो हम इस साल का किलिन एबिस सम्मेलन शुरू करेंगे। हा, यदि हर योग्य व्यक्ति को किलिन ईश्वर क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति है, तो क्या इसका मतलब यह है कि विपरीत भी सच है, कि अयोग्य लोगों को बदल दिया जाएगा? जैसे ही झाई केक्सी ने खत्म किया, एक असामयिक लेकिन प्रत्याशित आवाज बोली। यह जिमिन बोरोंग था जो शांत, संयमित अभिव्यक्ति के साथ आगे बढ़ रहा था। वह हिलियन समूह पर एक नजर डालना नहीं भूले, ये जानने के बाद कि इस साल के किलिन एबिस सम्मेलन का गवाह बनने वाला एबिसल नाइट कोई और नहीं बल्कि खुद एक्समेन बोयुन था। अनगिनत लोगों ने ऐसा होने की उम्मीद की थी। यही कारण था कि भीड़ इसके बारे में गपशप करने के बजाय हेलियन समूह की ओर देखने लगी। अचानक हर कोई समझ गया कि हेलियन सम्राट ने खुद को दिखाने के बजाय पहली राजकुमारी को अपने समूह का नेतृत्व करने के लिए क्यों भेजा था। ऐसा लगेगा कि उनकी चोटें झूठ थी। उसे किलिन वर्शिप अलायंस की घुसपैठ के बारे में पहले ही पता चल गया होगा और उसने फैसला किया होगा कि वह अपने चेहरे के बजाय अपनी पहली राजकुमारी का बलिदान देगा। वे सम्राट के बारे में जो कुछ जानते थे, यह उससे बिल्कुल मेल खाता था। झाई केक्सी ने गंभीरता से कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि किलिन वर्शिप एलायंस किलिंग गॉड दायरे के उपहारों में भी भाग लेना चाहेगा। हम सभी जानते हैं कि आप हाल ही में कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि आप किलिन ईश्वर क्षेत्र में प्रवेश करने के योग्य हैं। उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हालांकि यह ऐसा मामला नहीं है जिस पर मैं स्वयं निर्णय ले सकता हूँ। हमें थाउजेंड ब्लेड संप्रदाय, फियरी सैंड संप्रदाय और हेलियन साम्राज्य से पूछना चाहिए कि क्या वे भी इस प्रवेश द्वार को स्वीकार करेंगे। इसी समय हेलियन लिंगलांग ने अचानक एक कदम आगे बढ़ाया और घोषणा की, हेलियन साम्राज्य को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। असंख्य निगाहें युवराज पर पड़ी। हेलियन लिंगजू सदमे में इधर उधर घूमा और बोला, भाई आप। हेलियन लिंगलांग ने धार्मिक स्वर में घोषणा कि ये किलिन वर्शिप एलायंस और किलिन एबिस दायरे का सम्मान है कि एक एबिसल नाइट हमारे बीच में प्रकट हुआ है।
यह अकेले ही किलिन उपासना गठबंधन को किलिन ईश्वर क्षेत्र में प्रवेश करने के योग्य बनाता है। इसलिए हेलियन साम्राज्य पूरी तरह से उनसे सहमत है। प्रवेश द्वार। कुछ देर के लिए हर कोई चुप हो गया। हेलियन लिंगलांग खुद पर बेहद गर्व महसूस कर रहे थे। न केवल वह अपनी बहन की तुलना में तेजी से काम करने के लिए आंतरिक रूप से खुद को सिर पर थपथपा रहा था, उसने सोचा कि वह जिमिन बोयुन की प्रशंसा कर रहा था और उसका उपकार कर रहा था। हालांकि जब उसने जिमिन बोयुन को देखा तो उसने देखा कि एबिसल नाइट का चेहरा तूफानी बादल की तरह काला था। जिस तरह से उसने उसे देखा उसने उसे विशेष रूप से अंदर तक रोमांचित कर दिया। युन चे ने अंदर ही अंदर व्यंग्य किया, यार, इन लोगों को अपने ही साम्राज्य को नुकसान पहुंचाने से रोकना सचमुच असंभव है। हेलियन लिंगलैंग ने सोचा कि वह जिमिन बोयुन को बदनाम कर रहा है, और अगर उसकी टिप्पणी निजी तौर पर हुई होती तो ये काम भी कर सकती थी। लेकिन यहीं और अभी हो सकता है कि वह अपने चेहरे पर एबिसल नाइट की महान आत्मा की निंदा कर रहा हो, और यह उल्लेख करने से पहले कि क्विलिन वर्शिप अलायंस के प्रवेश का समर्थन करने का उसका निर्णय कितना मूर्खतापूर्ण था। कुजियान भी गहरी सांसें छोड़ रहा था। हेलियन हेवनली पैलेस के महल प्रमुख के रूप में उन्हें अपने राजकुमार को डांटने का अधिकार नहीं था। वह केवल अपनी असीम निराशा और दुख को ही अपने भीतर दबाए रख सका। हेलियन जू काफी बुरा था, लेकिन ये सोचना कि उसका उत्तराधिकारी और भी बुरा होगा। मुझे लगता है कि यह एक टाइपो त्रुटि है, लेकिन मैं गलत हो सकता हूँ। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1999 स्वीप 1। जिमिन बोयुन एक एबिसल नाइट था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। इस तरह की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देना वस्तुतः उनके अधीन था। हालांकि जिमिन बोरॉन को ऐसी कोई परेशानी नहीं थी। उन्होंने उपहास किया, किलिंग गॉड रियलम न केवल एबिसल सम्राट द्वारा हमें दिया गया एक उपहार है, बल्कि किलिन एबिस सम्मेलन को हर समय एक एबिसल नाइट द्वारा देखा और पर्यवेक्षण किया जाता है। इस उपहार का सम्मान करने का एकमात्र तरीका सम्मानजनक और निष्पक्ष होना है। एक अन्यथा ये सर नाइट और यहाँ तक कि एबिसल सम्राट के उपहार का अपमान होगा। आपके साम्राज्य के अपने तरीके हो सकते हैं, युवराज, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इसे पवित्र किलिन ईश्वर क्षेत्र से दूर रखें। हेलियन लिंगलांग का मुंह खुला हुआ था क्योंकि उसके चेहरे से खून बह रहा था। बहुत देर तक वह एक शब्द भी नहीं बोल सका। इसके अलावा लगता है आपने एक और बात गलत समझ ली है। हेलियन लिंगलांग की बदसूरत छवि के साथ अपनी आंखों को और अधिक खराब करने के लिए तैयार नहीं। जिमिन बोरोंग ने अपना सिर ऊंचा उठाया और घोषणा की, किलिन वर्शिप अलायंस आपके साथ किलिन गॉड रीम को साझा करने की योजना नहीं बना रहा है। हमारी योजना अयोग्य लोगों को प्रतिस्थापित करने की है। अब जाकर ही हेलियन लिंगलैंग को किलिन वर्शिप अलायंस के असली उद्देश्य का एहसास हुआ। उसका चेहरा पहले से भी अधिक सफेद हो गया। झाई केक्सी ने हंसते हुए कहा, मुझे विश्वास नहीं है कि किसी को किलिन पूजा अलायंस की किलिंग गॉड दायरे में प्रवेश करने की क्षमता पर संदेह होगा, लेकिन क्या हमें 5 गुटों के रूप में प्रवेश करना चाहिए या अंतिम स्थान वाले गुट को खत्म करना चाहिए, ये बहस का विषय है। फिर मेरे बोल्ड प्रोफाउंड संप्रदाय को हर किसी के लिए ऐसा निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, इसलिए इसे बचाओ। झाई किक्सी की बात पूरी होने से पहले ही एक स्त्री आवाज ने उसे बीच में ही रोक दिया। हेलियन लिंगजू बाहर निकली और हजारों जोड़ी आंखों के उसे देखने के बावजूद बिल्कुल शांत और अविचलित रही। उसने शाही गरिमा के साथ घोषणा की, एक समय में केवल 1000 लोगों को किलिंग गॉड दायरे में प्रवेश करने की अनुमति है, और यह एक राजवंश और 3 संप्रदायों की भूख बढ़ाने के लिए मुश्किल से ही पर्याप्त है। मुझे यकीन है कि 5 गुटीय व्यवस्था से कोई भी खुश नहीं होगा। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। स्थिति काफी खराब थी और उसके भाई ने उनके चेहरे पर कीचड़ पोतने की पूरी कोशिश की थी। वह ये कि उसने खुद को आत्मविश्वासी दिखने के लिए मजबूर किया, चाहे कुछ भी हो। आप अयोग्य को हटाना चाहते हैं। हेलियन साम्राज्य पूरी तरह सहमत है। मुझे यकीन है कि बोल्ड प्रोफाउंड, थाउजेंड ब्लेड और फियरी सैंड्स को भी इस व्यवस्था पर आपत्ति नहीं होगी। क्या आपको है? इस जवाब की उम्मीद किसी को नहीं थी।
एक समय के लिए हर कोई केवल अपने चेहरे पर आश्चर्य के साथ हेलियन लिंगजू को देख सकता था। हेलियन लिंगलैंग ने अभी अभी बहुत सारा चेहरा खोया था और किसी कारण से उसने सोचा कि हेलियन लिंगजू की घोषणा उसकी हताशा को दूर करने का सही मौका था। वह तुरंत गरजा, क्या आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं, लिंगजू? यदि हम 5 गुटियों व्यवस्था के साथ चलते हैं तो हम दर्जनों गहन चिकित्सकों में प्रवेश करने में सक्षम होंगे, भले ही हम अंतिम स्थान पर हों। लेकिन अगर हम दूसरी व्यवस्था के साथ जाते हैं तो हो सकता है कि हम किलिन ईश्वर क्षेत्र में प्रवेश ही न कर पाएं। क्या आप ये भी समझते हैं कि इसके परिणाम क्या होंगे? ये हमारे भविष्य को बर्बाद करने जैसा ही होगा। भाई, हेलियन लिंगजू ने जोर से चिल्लाने से पहले फुसफुसाया, चुप रहो। ऊपर उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। हेलियन लिंगलैंग तुरंत चुप हो गया। ये पहली बार था जब उसे उस बहन द्वारा डांटा गया था जिसे वह अपने से नीचे समझता था। हेलियन लिंगजू ने कठोर स्वर में कहा, पिता ने मुझे इस किलिन एबिस सम्मेलन का प्रभारी बनाया है, इसलिए मैं ही सभी परिणामों को सहन करने वाला हूँ। दूसरी ओर आपको बस वहीं रहना है जहाँ आप हैं और शो का आनंद लेना है। परंतु यदि तुम ऐसा ही करते रहे तो मैं पिताजी को ठीक ठीक बता दूंगा कि तुमने क्या किया, कि तुमने उसके सीधे आदेश की अवज्ञा की और वही किया जो तुम चाहते थे। यदि आप नहीं चाहते कि ऐसा हो तो कृपया आप स्वयं पर नियंत्रण रखें। आप हेलियांग लिंगलांग का चेहरा शर्मिंदगी, रोष और वादे से विकृत हो गया। हिंसा। कुछ सेकंड बाद वह बोला, बहुत अच्छा, मैं देखूंगा कि आप इसे कैसे संभालेंगे। वह शायद गंभीर रूप से परेशान था। अंततः वह अपने अंगरक्षकों के पास वापस चला गया और चुप रहा। हेलियन लिंगजू ने भी राहत की गुप्त सांस ली और युनचे पर एक नजर डाली। वास्तव में युनचे ही वह व्यक्ति थी जिसने उसे बताया था कि उसे किलिन वर्शिप अलायंस के सुझाव का जवाब कैसे देना चाहिए और हेलियन लिंगलान को फटकार लगानी चाहिए। चूंकि हेलियन साम्राज्य इस व्यवस्था से सहमत है, इसलिए थाउजेंड ब्लेड संप्रदाय को असहमत होने का कोई कारण नहीं दिखता। थाउजेंड ब्लेड संप्रदाय के संप्रदाय गुरु वान वेई ने उत्तर दिया। सेकंड एड फायरी सैंड संप्रदाय के संप्रदाय गुरु ली कियानहोंग ने भी जवाब दिया। भीड़ एक समय के लिए गपशप करना बंद नहीं कर सकी, यहाँ तक कि उनमें से सबसे धीमे व्यक्ति को भी ठीक ठीक पता था कि किलिन वर्शिप अलायंस जिस अयोग्य की बात कर रहा था वह कौन था। तथ्य यह है कि उन्होंने खुद को इतने प्रभावशाली अंदाज में घोषित करने का साहस किया था, जिससे साबित होता है कि यह शायद कोई कल्पना नहीं थी। साथ ही उनके पास एक एबिसल नाइट भी था। ये कहना असंभव था कि अब तक उन्होंने किस प्रकार की ताकत बना ली है। इसके बावजूद हेलियन साम्राज्य ने स्थिति से सर्वोत्तम लाभ उठाने और स्क्रैप के लिए लड़ने की कोशिश नहीं की। उन्होंने सीधे तौर पर अपने दुश्मन की सद्भावना को ठुकरा दिया और उनके दृष्टिकोण से खुद को एक मृतंत में डाल दिया। क्या वे ये जानते हुए भी अपनी गरिमा बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे कि यह सम्मेलन उनकी पूर्ण हार के साथ समाप्त होगा, या वास्तव में उनके मन में कुछ था? यदि हेलियन साम्राज्य ने वास्तव में किलिन ईश्वर क्षेत्र में प्रवेश करने का अधिकार खो दिया, तो उनका पतन बिल्कुल अजेय होगा। ज्यादा समय नहीं लगेगा जब गिरता हुआ साम्राज्य किलिन एबिस क्षेत्र के इतिहास में एक फुटनोट बन जाएगा। झाई केक्सी आश्चर्यचकित थे कि उन्हें हेलियन साम्राज्य पर उनके लिए सबसे खराब व्यवस्था प्रस्तुत करने के लिए दबाव डालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वह मुंह में एक उपहार घोड़ा नहीं दिख रहा था। तो उन्होंने कहा, चूंकि कोई आपत्ति नहीं है, तो ये किलिन एबिस सम्मेलन 5 गुटों के बीच एक प्रतियोगिता होगी। केवल 4 ही किलिंग गॉड दायरे में प्रवेश करेंगे। अतीत में किलिन एबिस सम्मेलन एक एकल उन्मूलन टूर्नामेंट था, क्योंकि इसमें 4 गुट थे। चूंकि इस बार 5 गुट हैं, निष्पक्षता के लिए हम प्रारूप को राउंड रॉबिन में संशोधित करेंगे। इस तथ्य को देखते हुए कि झाई केक्सी बिल्कुल भी सोचने के लिए नहीं रुके थे, ये स्पष्ट था कि वह इस परिदृश्य के लिए तैयार थे। इसी समय युनचे का ध्वनि प्रसारण एक बार फिर हेलियन लिंगजू के कानों में गूंजा, लेकिन इस बार उसे घूमना पड़ा और अविश्वास से उसे घूरना पड़ा। जवाब में
यूचे ने उस पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान बिखेरी। हेलियन लिंगजू ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ गए। उसका दिल पागलों की तरह धड़क रहा था, लेकिन इस बिंदु पर वह अंत तक केवल यूचे पर ही भरोसा कर सकती थी। संप्रदाय मास्टर झाई, हेलियन लिंगजू ने झाई किक्सी को फिर से रोका। हम टूर्नामेंट में केवल एक और गुट जोड़ रहे हैं। टूर्नामेंट के प्रारूप को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। झाई किक्सी ने उसे एक अजीब नजर से देखा। तब आपका सुझाव क्या होगा, महामहिम? हेलियन लिंगजू ने धीरे से कहा। तीन तरफा लड़ाई वास्तव में दो तरफा लड़ाई से अलग नहीं है, क्या आपको नहीं लगता? झाई किक्सी स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित थी। बाकी सभी ने भी ऐसे ही भाव रखे। ये सच हो सकता है, झाई किक्सी ने हंसते हुए कहा। लेकिन तीन तरफा लड़ाई लड़ने वाले गुट अभी भी दो तरफा लड़ाई लड़ने वाले गुट की तुलना में थोड़े नुकसान में होंगे। हेलियन लिंगजू ने तुरंत उत्तर दिया। उस मामले में हेलियन साम्राज्य तीन तरफा लड़ाई में शामिल होने के लिए स्वयंसेवक है। क्या आपकी कोई और चिंता या आपत्ति है? हा 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 हा। तीन संप्रदायों और किलिन वर्शिप एलायंस से अनियंत्रित हंसी का शोर सुनाई दिया। क्या वह पागल हो गई है? नहीं, वह इसे जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश कर रही है। हाँ, आप सही होंगे। यहाँ रहने वाली उनकी हर सांस एक ऐसी सांस है जहाँ वे शर्म से डूब जाते हैं। यदि यह मैं होता, तो मैं ऐसा करता पहले ही जब्त कर लिया गया। ये शर्मनाक होगा, लेकिन फिर भी यह मेरे सिर पर किसी के कदम रखने से कम शर्मनाक होगा। हा 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 हुआ। हंसते हुए किलिन वर्शिप अलायंस शिष्य को अचानक बर्फ की तरह ठंडा महसूस हुआ। जब वह पीछे मुड़ा, तो उसने देखा कि जमीन की हुई उसे बर्फीली नजरों से लगभग हत्या की हद तक घूर रहा था। फिर भी कोई भी स्वयं हेलियन साम्राज्य जितना स्तब्ध नहीं था। यहाँ तक कि कुजियान और मोकेंगेंग भी उसे भ्रम और अविश्वास से देख रहे थे। हेलियन लिंगलैंग ने तुरंत अपना मौन व्रत तोड़ा और दहाड़ते हुए कहा, क्या तुम पागल हो गए हो, हेलियन लिंगजू? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। हेलियन लिंगजू ने किसी को जवाब नहीं दिया। वह एक इंच भी पीछे हटे बिना बस तीन संप्रदायों और किलिन पूजा गठबंधन को देखती रही। जहाँ तक यूचे की बात है, अजीब दिखावे और अराजक हंगामे के प्रति उसकी एकमात्र प्रतिक्रिया अपने होंठ मोड़ना थी। उन्होंने हेलियन लिंगजू को ऐसा करने के लिए जो कारण बताया वह बहुत सरल था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अपना समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहते थे। यदि उन्हें राउंड रॉबिन के लिए जाना होता, जैसा कि झाई किक्सी सुझाव देने जा रहे थे, तो उन्हें लगातार 4 लड़ाइयां लड़नी होंगी। अब उसे केवल 2 से लड़ना था। यदि उसे किलिन ईश्वर क्षेत्र में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं होती, तो वह सचमुच इन लोगों को छूता भी नहीं। कम से कम कहने के लिए यह उसके नीचे था। हाँ हाँ हाँ, झाई किक्सी ने अजीब सी हंसी उड़ाई। उसके द्वारा पहले से तैयार की गई सभी युक्तियां, भाषण और कठोर नियम बेकार थे, लेकिन यह एक अच्छी बात थी, क्योंकि उसके दुश्मन ने स्वेच्छा से उनके मौत के जाल में कदम रखा था। तीन संप्रदाय और किलिन उपासना गठबंधन बहुत पहले से अपने लिए नहीं लड़ रहे थे। वे एकजुट थे, कम से कम कुछ समय के लिए, किलिन वर्शिप अलायंस को अपना मूल मानकर। दरअसल उन्होंने कुछ समय पहले ही हेलियन साम्राज्य को इसकी घोषणा की थी। उनमें से कोई भी हेलियन साम्राज्य को आसानी से खत्म कर सकता था। 2. यदि वे आत्मघाती नहीं थे, तो कौन थे? चूंकि हेलियन साम्राज्य इतना उदार है, इसलिए हमें आपकी सद्भावना को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं दिखता। झाई किक्सी ने अपनी हर्षित मुस्कान वापस ले ली और अपनी हथेली पर 4 बहुरंगी गहरे पत्थर दिखाए। चूंकि हेलियन साम्राज्य ने 3 तरफा लड़ाई में शामिल होने के लिए स्वेच्छा से भाग लिया है, हम चारों इन पत्थरों से अपने बीच तय करेंगे। जो लोग गहरे रंग का पत्थर खींचते हैं उन्हें 3 तरफा लड़ाई में शामिल होना होगा, और इसके विपरीत। उसने गहन ऊर्जा का एक झोंका छोड़ा और सभी 4 रसातल पत्थरों को चट्टान की एक मोटी परत में ढक दिया। फिर उसने उन्हें हजारों मीटर दूर आकाश में फेंक दिया। सभी 3 संप्रदाय गुरुओं और एक गठबंधन गुरु ने तुरंत एक एक रसातल का पत्थर अपने हाथ में ले लिया।
जब उन्होंने पत्थरों को ढकने वाली बाहरी परत को तोड़ दिया, तो ये पता चला कि उग्र रेत संप्रदाय किलिन पूजा गठबंधन से लड़ रहा होगा और बोल्डर प्रोफाउंड संप्रदाय, हजार ब्लेड संप्रदाय और हेलियन साम्राज्य 3 में एक दूसरे से लड़ रहे होंगे रास्ता लड़ाई। 3 संप्रदायों और एक गठबंधन ने तुरंत ही हेलियन साम्राज्य पर दया की खुली या गुप्त मुस्कान बिखेर दी। 3 संप्रदायों में से बोल्ड प्रोफाउंड संप्रदाय और थाउजेंड ब्लेड संप्रदाय सबसे मजबूत थे। ये सोचना कि हेलियन साम्राज्य इतना बदकिस्मत होगा कि उसे एक ही समय में 2 सबसे मजबूत संप्रदायों का सामना करना पड़ेगा। युद्ध का मैदान तैयार है, झाई किक्सी ने जोर से घोषणा की। क्या थाउजेंड ब्लेड संप्रदाय, हेलियन साम्राज्य और बोल्ड प्रोफाउंड संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिभागी कृपया युद्ध के मैदान में प्रवेश करेंगे। 19 दिव्य गुरुओं की आभा जीवंत हो उठी। तुरंत बाद थाउजेंड ब्लेड संप्रदाय और बोल्ड प्रोफाउंड संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिभागियों ने युद्ध के मैदान में प्रवेश किया था। थाउजेंड ब्लेड संप्रदाय में 9 दिव्य स्वामी और 1 दिव्य संप्रभु थे। थाउजेंड ब्लेड संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले दिव्य गुरुओं में से एक शिष्य नहीं था, इसलिए उन्हें उनके द्वारा नियुक्त किया गया सहायक होना चाहिए। दुर्भाग्य से उनके अंतिम दिव्य गुरु समय पर उपस्थित होने में विफल रहे, इसलिए वे केवल 10 लोगों को बनाने के लिए एक शिखर दिव्य संप्रभु को शामिल कर सके। उनके सबसे मजबूत गहन अभ्यासी उनके युवा संप्रदाय गुरु वानचोगे थे, जो तीसरे स्तर के दिव्य गुरु थे। जहां तक बोल्ड का सवाल है, गहन संप्रदाय, उनमें से सभी 10 दिव्य गुरु थे और उनमें से सबसे मजबूत चौथे स्तर का दिव्य गुरु था। वह कोई और नहीं बल्कि बोल्ड प्रोफाउंड संप्रदाय के युवा संप्रदाय गुरु झाई लियानचेंग थे। युवा मास्टर वान झाई लियानचेंग ने खुले तौर पर घोषणा की, क्या हमें पहले छोटे फ्राइज निकाल लेने चाहिए? लेकिन निश्चित रूप से वानचोगे ने उसी स्वर और अभिव्यक्ति के साथ उत्तर दिया। ये स्पष्ट था कि दोनों गुटों का इरादा क्या था। इस बीच हेलियन समूह इतना शांत था कि उसका दम घुट रहा था। हेलियन लिंगझू, हेलियन लिंगलैंग ने अपनी बहन को सीधे और अंधेरे से संबोधित किया, तुम इतिहास में हमारे वंश के सबसे बड़े पापी के रूप में दर्ज होगी। हेलियन लिंगझू ने उसे नजरअंदाज कर दिया। वह बस अपनी आंखों में गहरी उम्मीद के साथ यूचे को देखती रही। चलो चलें, भाई मो। यूचे ने मो कैंगेंग के कंधे पर थप्पड़ मारा। हिलने के बजाय मो कैंगेंग ने उसकी ओर देखा। आपकी यह योजना, क्या आप अपने बारे में बात कर रहे हैं? लेकिन निश्चित रूप से यूचे ने सिर हिलाया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। मो कैंगेंग की आंखें चौड़ी हो गईं। एक समय तक वह कुछ नहीं कह सके। यूचे के जवाब ने एक पल में हेलियन लिंगझू की आंखों में आशा की रोशनी भी बिखेर दी थी। वह स्पष्ट रूप से अपने पैरों पर लड़खड़ा रही थी और अंततः अपने सदमे को दबाने में कामयाब होने से पहले उसे कुछ तेज सांसें लेनी पड़ी। यूचे ने बार बार खुद को कल्पना से परे असाधारण साबित किया था। यही कारण है कि उसने उस पर पूरा भरोसा करने का फैसला किया और यहाँ तक कि हेलियन साम्राज्य का पूरा भविष्य भी उस पर दांव पर लगा दिया। चूंकि यूचे पूरी तरह से आश्वस्त थी, इसलिए उसने उससे कुछ अवास्तविक उम्मीदें भी पाल ली थीं। उस पर उसका भरोसा पूरी तरह से अंधा नहीं था। अपनी कल्पना में उसे विश्वास था कि यूचे उचित समय पर अपनी असली पहचान प्रकट करेगा और जादू जैसे अत्यधिक शक्तिशाली सहायकों के एक समूह को बुलाएगा। उसे विश्वास था कि वह उसे उसी तरह बचाएगा जैसे कोई नायक अपनी राजकुमारी को बचाता है। लेकिन ये सोचना कि समस्या का उसका तथाकथित समाधान वह स्वयं था। निश्चित रूप से वह शिखर के साथी दिव्य संप्रभु ज़मीन क्यूई को ऐसे हराने में कामयाब रहा जैसे कि वह एक बच्चा था, लेकिन वह अभी भी सिर्फ एक दिव्य संप्रभु था। वहाँ एक खाई थी जिसे वह अपने और दिव्य गुरुओं के बीच कभी नहीं पाट सकता था। चाहे वह एक दिव्य संप्रभु के रूप में कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, एक सच्चे दिव्य गुरु के सामने वह कुछ भी नहीं था। इस स्थिति को बदलने के लिए वह बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सका। प्रथम राजकुमारी, कृपया अन्य प्रतिभागियों का चयन करें, यूचे ने याद दिलाया। हेलियन लिंगझू ने स्पष्ट रूप से वह शांति खो दी थी जो उसके पास पहले थी।
उसका चेहरा बुरी तरह पीला लग रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने उस पर कितना भरोसा किया, वह इतनी अंधी नहीं थी कि वास्तविकता को न देख सके, और वह वास्तविकता रसातल जितनी ही काली थी। मानो अपने भाग्य के सामने समर्पण करते हुए उसने नाम पुकारना शुरू कर दिया। युवा मास्टर यूचे, 9वें वरिष्ठ भाई फैंग झोंगे, ली हेनशा। 9 नामों के बाद वह भाई के साथ समाप्त हुई। आप में से 10 लोग इस लड़ाई में हेलियन साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। उसे जो एकमात्र प्रतिक्रिया मिली वह ठंडी हवा थी। हेलियन लिंगलांग ने अपनी बहन की ओर खंजर से घूरते हुए एक भी मांसपेशी नहीं हिलाई। आप चाहते हैं कि हम एक ही समय में बोल्ड प्रोफाउंड संप्रदाय और थाउजेंड ब्लेड संप्रदाय से लड़ें। हाँ हाँ हाँ, आप ही हैं जिसने हम पर यह हमला किया है, और अब आप चाहते हैं कि हम खुद को अपमानित करें और यहाँ तक कि आत्महत्या भी कर लें। उन्होंने अपने साथी गहन अभ्यासकर्ताओं पर अपनी निगाहें घुमाई। यह मत कहो कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी, लेकिन इस बार हमारे प्रतिद्वंद्वी बोल्ड प्रोफाउंड संप्रदाय और थाउजेंड ब्लेड संप्रदाय हैं। इस बात की कोई संभावना नहीं है कि हम जीतेंगे, भले ही आप अपनी जान पर खेलकर भी लड़ें। क्या पता तुम्हें भी खिलौनों की तरह सताया जाए। यहाँ कौन सोचता है कि वे उस अवस्था में किलिन ईश्वर क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आपको उन लोगों के रूप में लेबल किया जाएगा जिन्होंने हेलियन साम्राज्य को क्विलिन वर्शिप अलायंस में प्रवेश करने का अधिकार खो दिया है। तुम्हें साम्राज्य का पापी भी करार दिया जाएगा। यदि आप इन सब के बावजूद भी भाग लेना चाहते हैं तो बेझिझक। जहाँ तक मेरी बात है, मैं भाग नहीं लूंगा। 7 गहन अभ्यासी एक ही समय में अपने ट्रैक पर रुक गए। उनके भावों में गहरी झिझक थी और किसी ने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। हेलियन लिंगजू फिर से लड़खड़ाने लगी और उसके चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। तुम हिम्मत करो। दुर्भाग्य से वह सम्राट नहीं थी और वह एक महिला थी। उस पर हमेशा दूसरों को आदेश देने के लिए दबाव डाला जाता था, और इस स्थिति में तो बिल्कुल नहीं। यूचे ने उन सभी को नजरअंदाज कर दिया। वह हवा में उछला और अकेले बोल्ड प्रोफाउंड संप्रदाय और थाउजेंड ब्लेड संप्रदाय दोनों का सामना करते हुए युद्ध के मैदान में उतरा। किलिन वर्शिप अलायंस की ओर से ज़मीन क्यूई की आंखों में एक गहरी हिंसक चमक चमक उठी। मो कैंगलिंग ने युद्ध के मैदान में उतरने से पहले हेलियन लिंगजू को कंधे पर थपथपाकर आश्वस्त किया। एक नीले चील की तरह वह यूनचे के पास उतरा और कुछ धूल उड़ा दी। भाई यून, उसने आगे की ओर देखते हुए कहा, आप ही वह व्यक्ति हैं जिसने हम पर यह हमला किया है। लेकिन वह मुस्कुराया, मानव कचरे के उन काये टुकड़ों के विपरीत जो अंतिम क्षण में बच गए। आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो मेरे साथ हेलियन साम्राज्य की अंतिम गरिमा की रक्षा करने को तैयार हैं। तो इससे पहले कि मैं तुम्हें तुम्हारे पापों के लिए दोषी ठहराऊं, आइए हम कंधे से कंधा मिलाकर लड़ें। मुझे एहसास हुआ कि यह कुछ पाठकों को भ्रमित कर सकता है, और जब तक मैं पूरी चीज को दोबारा नहीं लिखता तब तक इसका वास्तव में अनुवाद नहीं किया जा सकता है। इसलिए यहाँ एक स्पष्टीकरण है। हेलियन लिंगलैंग कह रहा है कि सिर्फ इसलिए कि ज़मीन बोयोन एक एबिसल नाइट है, किलिन वर्शिप अलायंस को पहले से ही किलिंग गॉड दायरे में प्रवेश करने का अधिकार है। हालांकि यह विशेष रूप से कहा गया है कि केवल उन लोगों को ही प्रवेश करने की अनुमति है जो सक्षम हैं, जिसका अर्थ है कि एबिसल सम्राट स्वयं किलिन वर्शिप अलायंस के पीछे हो सकते हैं, और प्रतिभागियों को अभी भी प्रवेश करने के लिए किलिन एबिस सम्मेलन में खुद को योग्य साबित करना होगा। सीधे शब्दों में कहें तो मंदबुद्धि हेलियन लिंगलैंग न केवल अपने दुश्मनों का समर्थन कर रहा है, वह कह रहा है कि भाई भतीजावाद इस अविनाशी शूरवीर के लिए पूरी तरह से ठीक है। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 2000 स्वीप 2। मो कैंगलिंग से भाग्यवादी दृढ़ संकल्प बहने लगा, लेकिन यूचे ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। क्या वह सुंदर चेहरा नहीं है जिसने पिटाई की थी? ज्वाइलियान चेन को अचानक एहसास हुआ कि वह गलती करने वाला था और उसने अपने शब्द बदल दिए। वह जिगोलो जिसे फर्स्ट प्रिंसेस रखती है। आप यूचे, ठीक है, आपको शाही परिवार के कुत्ते के रूप में अभिनय करने में बहुत सहज महसूस होना चाहिए, है ना?
ये सुनते ही जिमिन बॉयटुन और जिमिन बोरोंग ने तुरंत उधर देखा। उसी समय जिमिन क्यूई की पागल ध्वनि उसके कानों के पास गूंजी, तुम्हें उसे बर्बाद करना होगा, यंग मास्टर झाई। उस पर अत्याचार करो, उसे दबाओ, उसकी हड्डियां तोड़ दो, उसका सिर कुचल दो, उसे बदला लेने या आत्मसमर्पण करने का भी मौका मत दो। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था, लेकिन जिमिन क्यूई पहले से ही विस्फोट के करीब थी। झाई लियानचेंग ने खुले तौर पर और लापरवाही से जवाब दिया, चिंता मत करो यंग मास्टर क्यूई। युद्ध के मैदान में प्रवेश करते ही वह मेरा खिलौना है। मैं उसे जिस आकार में देखना चाहूंगा वैसा ही वह बनेगा। आप बस शो का आनंद लीजिए। यू चे ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने अपनी भौहें थोड़ी नीचे कर ली और झाई लियानचेंग पर नजर डाली। तुम्हारा मुंह हमेशा की तरह बदबूदार है, झाई लियानचेंग, मो कैंगयेंग ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। झाई लियानचेंग की अभिव्यक्ति उनसे भी अधिक तिरस्कारपूर्ण थी। किसी का मुंह हेलियन साम्राज्य जितना बदबूदार नहीं है। बातचीत बेमानी है। तुम दोनों युद्ध में अपने मतभेद क्यों नहीं सुलझा लेते? झाई केक्सी ने हेलियन पक्ष को देखने से पहले टोक दिया। समय समाप्त हो चुका है। प्रथम राजकुमारी, क्या आप सचमुच इस लड़ाई को लड़ने के लिए सिर्फ 2 लोगों को भेजने जा रही हैं? शाही परिवार और हेलियन हेवनली पैलेस के अधीन गहन अभ्यासकर्ता असहजता से चिल्लाने लगे। क्या हम सचमुच नहीं जा रहे हैं, महामहिम? उन्हें आसपास की निगाहों से नजरें मिलाने की भी हिम्मत नहीं हुई। वे केवल तिरस्कार और तिरस्कार से भरे हो सकते थे। हम्फ, हेलियन लिंगलांग ने ठंडे स्वर में कहा, क्या आप कुछ समय के लिए काय के रूप में जाने जाएंगे, या एक पापी बन जाएंगे जिस पर कई पीढ़ियों तक थूका जाएगा? और मत भूलो, तुम्हारे कर्मों के कारण तुम्हारे परिवार भी बर्बाद हो जाएंगे। और ऐसे थे युवराज उनके गहन अभ्यासकर्ताओं में झिझक और साहस का अंतिम टुकड़ा भी मिटा दिया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कुजियान ने एक भी मांसपेशी नहीं हिलाई। उन्होंने बोलने और उनका मन बदलने की कोशिश भी नहीं की। सूखे दिल से ज्यादा दुखद कुछ भी नहीं है, और कुजियान का दिल बहुत पहले ही सूख गया था। उसे इस बात पर जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ कि एक शक्तिशाली साम्राज्य का इस हद तक पतन हो जाएगा। तीनों संप्रदाय अस्तित्व, प्रतिस्पर्धा और प्राकृतिक चयन के क्रूर कानूनों द्वारा शासित थे। कोई यह भी कह सकता है कि उन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए कुछ भी और सब कुछ किया। यही कारण है कि उनकी निरंतर वृद्धि पूरी तरह से समझ में आ रही थी। दूसरी ओर, हेलियन साम्राज्य में कई सम्राट थे जो अपनी स्थिति से बहुत संतुष्ट थे और केवल आराम और आराम चाहते थे। जिस तरह से उन्होंने अपने साम्राज्य पर शासन किया वह यहाँ और वहाँ भिन्न हो सकता है, लेकिन चीजों की भव्य योजना में यह समान था। हाल के दिनों में उन्होंने ये भी चाहा कि मो कैंगयेंग साम्राज्य छोड़ दें और इसके बजाय 3 संप्रदायों में शामिल हो जाएं। आखिरकार हेलियन साम्राज्य और भी बदतर हो जाएगा यदि वह हेलियन लिंगलैंग के हाथों में पड़ गया। हालांकि हेलियन साम्राज्य में अब कोई और पीढ़ी नहीं होगी। वह शायद ही कल्पना कर सके कि हेलियन लिंगजू इस समय किस तरह का दबाव और शर्मिंदगी झेल रहा था। वह कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दे सकी क्योंकि इसका प्रतिफल केवल तिरस्कार और दया ही होता। यही कारण है कि मो कैंगयेंग ने गर्व से घोषणा की, हमें अपने बीच में रीढ़हीन कुत्तों की जरूरत नहीं है। हेलियन की रीढ़ की हड्डी का समर्थन करने के लिए हमें केवल 2 वास्तविक पुरुषों की आवश्यकता है। तो आइए हम इस लड़ाई को पहले ही शुरू कर दें। रीढ़ की हड्डी। पवाह हा 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 हा। वानचोंगे जोर से हंस पड़े। हेलियन लिंगलांग का गुस्सा और शर्म द्वेष में बदल गया जब उसने मो कैंगयेंग को देखा। मो कैंगयेंग, मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें एक दिन मार डालूंगा। हम्फ, झाई केक्सी ने बात करना बंद कर दिया और जमीन की ओर पीली गहरी रोशनी की किरण फेंकी। इसने शीघ्र ही एक युद्ध क्षेत्र बना लिया जिसका व्यास केवल 50 किलोमीटर था। इतना छोटा युद्ध क्षेत्र दिव्य संप्रभुओं की एक जोड़ी के बीच द्वंद्व के लिए भी दम घोंटने वाला होता, 1 दर्जन से भी कम दिव्य गुरुओं के बीच। ये किसी को भी लड़ाई को लंबा खींचने से रोकने के लिए था। इस 3 तरफा लड़ाई को इस आधार पर रैंक किया जाएगा कि कौन अपने सभी प्रतिभागियों को पहले हारता है।
कोई भी जो बेहोश हो जाता है, आत्मसमर्पण कर देता है या सीमा से बाहर कर दिया जाता है, उसे पराजित माना जाएगा। चोटें अपरिहार्य हैं और उनका पीछा नहीं किया जाना चाहिए। किसी को मारने के इरादे से हमला नहीं करना चाहिए। अगर कोई आत्मसमर्पण करता है तो उनके विरोधियों को हमला करना बंद कर देना चाहिए और आगे बढ़ें। और आखिरी लेकिन महत्वपूर्ण बात, युद्ध के मैदान के बाहर किसी को भी युद्ध के मैदान के अंदर क्या हो रहा है, इसमें हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है। सामान्य नियमों और विनियमों का एक समूह पढ़ने के बाद झाई केक्सी ने आखिरकार कुछ ऐसा जोड़ा जो यूचे ने अब तक कभी नहीं सुना था। सर नाइक पूरे किलिन एबिस सम्मेलन की देखरेख करेंगे और जो कोई भी नियमों की अवहेलना करने की हिम्मत करेगा वह युद्ध के मैदान के अंदर या बाहर होगा। शुद्ध भूमि के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। तो अपने आप को देखो। कुछ देर बाद वह युद्ध के मैदान से बाहर चला गया और चिल्लाया, किलिन एबिस सम्मेलन की पहली लड़ाई थाउजेंड ब्लेड संप्रदाय, हेलियन साम्राज्य और बोल्ड प्रोफाउंड संप्रदाय के बीच 3 तरफा लड़ाई अब शुरू होती है। संकेत दिया गया था, लेकिन युद्ध के मैदान में 22 गहन अभ्यासकर्ताओं में से एक भी व्यक्ति ने कोई कदम नहीं उठाया। युद्ध के मैदान से परे दर्शक हेलियन साम्राज्य के पतन पर गुस्सा निकाल रहे थे, आहें भर रहे थे या खुशी मना रहे थे। हर कोई बता सकता था कि हेलियन साम्राज्य अंततः अपना काम कर चुका था। किलिन एबिस सम्मेलन को भूल जाए, इसके बाद उनका कोई भविष्य भी नहीं होगा। इस किलिन एबिस सम्मेलन के अंत तक किलिन एबिस दायरे को नियंत्रित करने वाले 4 गुट, एक राजवंश और 3 संप्रदायों के बजाय एक गठबंधन और 3 संप्रदाय होंगे। ये सब बहुत अजीब है। हुआ कैली उत्सुक और हैरान दोनों दिख रही थी, और वह आदमी, वह उन सभी में सबसे अकेला, सबसे कमजोर और सबसे असहाय है, और फिर भी वह थोड़ा सा भी डरा हुआ नहीं लग रहा था। तो फिर वह एक दिव्य संप्रभु है जो 10 दिव्य गुरुओं से घिरा हुआ है। घबराने की क्या बात है। वह थोड़ा मूर्ख है, लेकिन वह उन कुछ अच्छे लोगों में से एक है जिनसे मैं मिला हूँ। वह निश्चित रूप से दिव्य गुरुओं की आभा से घायल हो जाएगा। कितनी शर्म की बात है। उसकी भाषणबाजी, या कम से कम ऐसा लग रहा था, कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इस तथाकथित लड़ाई को हुआ क्विंगेंग के लिए एक खेल घर के रूप में भी नहीं गिना गया, इसलिए निश्चित रूप से वह उसकी टिप्पणियों का जवाब नहीं देगी। युद्ध के मैदान में वापस बोल्ड प्रोफाउंड संप्रदाय और थाउजेंड ब्लेड संप्रदाय के प्रतिभागी अभी भी दूसरे पक्ष की कार्रवाई की प्रतीक्षा कर रहे थे। हालांकि वे पहले छोटे फ्राइज निकालने पर सहमत हुए थे, लेकिन हेलियन साम्राज्य किसी तरह उन्हें फिर से निराश करने में कामयाब रहा। महिमा को भूल जाओ, शापित साम्राज्य उन्हें एक पूरे समूह को नष्ट करने की संतुष्टि भी नहीं दे सका। यदि आप चाहें तो आपको सम्मान मिल सकता है, यंग मास्टर झाई वांग चोंग्यू ने उदासीनता से कहा। 3 तरफा लड़ाई में सभी 3 दलों के लिए एक दूसरे के साथ गठबंधन करना, या 2 दलों का एकजुट होना और पहले एक ही पार्टी को बाहर करना सामान्य ज्ञान था। यह नियमों के विरुद्ध नहीं था। झाई लियानचेंग मुस्कुराए और धीरे से यूचे और मो कैंगयिंग के पास पहुंचे। जवाब में मो कैंगयिंग ने एक कदम आगे बढ़ाया और यूचे को उसकी पीठ के पीछे ढाल दिया। आखिरकार चौथे स्तर का दिव्य गुरु अगर चाहे तो एक पल में यूचे को गंभीर रूप से घायल कर सकता था। मैं मानूंगा कि आप दोनों में दम है। केवल 2 लोगों के साथ इस युद्ध के मैदान में कदम रखने के लिए साहस से कहीं अधिक की आवश्यकता है, झाई लियानचेंग ने सहानुभूति की अभिव्यक्ति के साथ कहा। उसने कुछ देर यूचे को देखा, लेकिन फिर उसकी नजर मो कैंगयिंग पर केंद्रित हो गई। भाई कैंगयिंग, मेरे पिता आपकी प्रतिभा को इतना महत्व देते थे कि एक बार उन्होंने आपको व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण देने का फैसला किया था। आप उस समय अपनी अस्वीकृति में बहुत दृढ़ थे। जिस हेलियन साम्राज्य की आप सेवा करते हैं, उसे देखें और इस समय आप कहाँ हैं। यहाँ तक कि जिस पहली राजकुमारी को आपने सब कुछ दे दिया, वह भी अब एक सुंदर लड़के के खेलने की वस्तु बनकर रह गई है। क्या आपको नहीं लगता कि यह बहुत शर्म की बात है? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। मो कैंगयिंग की अभिव्यक्ति गहरी थी, लेकिन वह नाराज नहीं थे।
वह बहुत पहले से जानता था कि हेलियन साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका था, लेकिन हेलियन लिंगजू के कारण उसे अपनी पसंद पर कभी पछतावा नहीं हुआ। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। इस पीढ़ी के सभी युवा गहन अभ्यासकर्ताओं में से झाई लियानचेंग और मो कैंगयिंग उन सभी में सबसे महान थे। हालांकि झाई लियानचेंग ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे वह मो कैंगयिंग का जल्लाद था, और यह पूरी तरह से उस पर निर्भर था कि वह उसे कुत्ते की तरह अपमानित करे या उसे सम्मानजनक हार दे। सच तो ये था कि उसके पास शक्ति थी, और किसी प्रतिद्वंद्वी के जीवन का पूर्ण स्वामी बनना कितना संतोषजनक था, इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ये बहुत दयनीय है कि आप में से केवल 2 ही हैं। तो बहुत दयनीय। ये और भी दयनीय होगा यदि हम आपको इसी तरह युद्ध के मैदान से बाहर निकाल दें। इसलिए झाई लियानचेंग मो कैंगयिंग और यू चे से 30 कदम से भी कम दूरी पर थे जब उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आप दोनों मुझसे भीख क्यों नहीं मांगते? यदि मैं आपके प्रदर्शन से संतुष्ट हूँ, तो मैं कुछ थाउजेंड ब्लेड संप्रदाय के दुश्मनों को खत्म करने में आपकी मदद कर सकता हूँ। उस मामले में ये बहुत शर्मनाक हार नहीं होगी, है ना? हा 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 हा। बोल्ड प्रोफाउंड संप्रदाय और थाउजेंड ब्लेड संप्रदाय दोनों से हंसी की गड़गड़ाहट फूट पड़ी। मो कैंगयिंग ने अपनी कलाई घुमाए और अपनी गहन ऊर्जा को बुलाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, यूचे ने राहत भरे स्वर में कहा, ठीक है, चूंकि आप इतना दयालु प्रस्ताव दे रहे हैं, मुझे इसे स्वीकार करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं दिख रहा है। युनचे मुस्कुराया और उसकी छाया एक बार धुंधली हो गई। वाह! मो कैंगयिंग ने केवल अपनी आंखों के कोने से एक स्पष्ट रूपरेखा देखी, लेकिन झाई लियानचेंग ने अचानक खुद को युनचे की मुस्कान और केवल उसकी मुस्कान को घूरते हुए पाया। ऐसा लग रहा था मानो उस युवक ने ठीक उसके सामने ही टेलीपोर्ट किया हो। प्रतिक्रिया करना तो दूर, वह डर के मारे संभल भी नहीं पाया था कि उसके सीने पर लाल रंग की बिजली गिरी। क्रैक बूम! स्वर्गीय कानून क्लेश बिजली एक उग्र शैतान की तरह झाई लियानचेंग के शरीर की हर नस में दौड़ गई। यहाँ तक कि उसकी आंखें भी खून से पूरी तरह लाल हो गई थीं। गहन ऊर्जा के विस्फोट ने मो कैंगयिंग को भी पीछे धकेल दिया और उस गहन प्रकाश को बिखेर दिया जो वह अपनी हथेलियों के आसपास इकट्ठा कर रहा था। अगले ही पल उसकी आंखें तश्तरी की तरह फैल गईं। आह! क्या, बस क्या! हर जगह सदमे और अविश्वास की अलग अलग चीखें फूट पड़ी, लेकिन उनमें से हर एक के चेहरे पर सदमे के भाव थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि युनचे ने जो गहन ऊर्जा प्रकट की थी, जो विशिष्ट रूप से एक दिव्य संप्रभु से संबंधित थी, वह इतनी मजबूत थी कि दिव्य गुरुओं का भी दम घोंट सकती थी। युद्ध में वापस, स्वर्गीय कानून क्लेश बिजली ने झाई लियानचेंग को इतनी बुरी तरह से झकझोर दिया था कि उसने अपने चेहरे और अपने अंगों पर पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया था। वह केवल कीड़े की तरह असहाय होकर छटपटा सकता था। जहाँ तक उसके बालों की बात है, वह सुइयों के जंगल की तरह बिल्कुल सीधे खड़े थे। नोव इन वह अपने भौतिक शरीर या अपनी गहन ऊर्जा के संचार को भी महसूस नहीं कर सका। यहाँ तक कि उनकी आध्यात्मिक अनुभूति भी एक प्रकार की स्तब्धता से भरी हुई थी। जैसे ही उसकी पुतलियां अधिकतम सीमा तक फैल गईं, यूचे ने हंसते हुए कहा, मैं आप पर भरोसा करूंगा, यंग मास्टर झाई। उसने झाई लियानचेंग को लात मारी और उसका कठोर पैर पकड़ लिया। फिर वह झाई लियानचेंग की ओर बढ़ा और विद्युतीकृत युवा संप्रदाय के गुरु को सीधे स्तब्ध वांग चोंग्यू पर घुमाया। एक सांस पहले, वान चोंगशान अभी भी खुद को शर्मिंदा करने के लिए हेलियन के पक्ष की प्रतीक्षा कर रहा था। एक सांस के बाद, यूचे अपने भाई के सामने खड़ा था और झाई लियानचेंग को छड़ी की तरह उस पर घुमा रहा था। इस पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी? वान चोगे ने रास्ते से हटने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर पर दबाव लाखों पहाड़ों जितना भारी लग रहा था। जैसे ही झाई लियानचेंग का सिर उसके पास आया, उसने बचाव में बमुश्किल अपने हाथ उठाए। बूम! और वह हमले को रोकने में विफल रहा। यह ऐसा था जैसे झाई लियानचेंग का सिर वांग चोंग्यू के सिर से टकराते ही उनके सिर में आकाश गंगाओं की एक जोड़ी पैदा हो गई।
खोपड़ियों के टूटने की आवाज इतनी तेज थी कि दर्शकों और प्रतिभागियों के कान के पर्दे लगभग टूट गए। प्रचंड तूफान से भी तेज गति से घूमते हुए वांग चोंग्यू खून के बड़े बड़े गोले उगलते हुए सीधे युद्ध के मैदान से बाहर उड़ गया। लियान चेंग, यू एर, झाई केक्सिया और वान लेई भयभीत होकर चिल्लाने लगे। वान लेई ने आकाश में उड़ान भरी और घूमते हुए वांग चोंगे को पकड़ लिया, लेकिन युवक पहले ही बेहोश हो चुका था। उसकी खोपड़ी कई जगह से फट गई थी और उसके छिद्रों से खून बह रहा था। वान चोंग्यू थाउजेंड ब्लेड संप्रदाय के युवा संप्रदाय गुरु थे, तीसरे स्तर के दिव्य गुरु। वह निस्संदेह अपनी पीढ़ी के सबसे मजबूत विशेषज्ञ थे, और फिर भी एक ही हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। भाई, वान चोंगशान ने अंततः अपने सदमे को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त मानसिक शक्ति प्राप्त कर ली, लेकिन यह एक गलती थी। एक ठंड ने अचानक उसके पूरे शरीर को जकड़ लिया, और अगली बात जो उसे पता चली, झाई लियानचेन का सिर उसकी छाती पर लगा था। गड़गड़ाहट ये किसी पहाड़ के टूटने जैसा लग रहा था। यह आसानी से सबसे भयानक हेडबट था जिसे वान चोंगशान ने अपने जीवन में कभी देखा था, नहीं अनुभव किया था। उसका सौर जाल धंस गया और उसकी पीठ बाहर की ओर फट गई। दरअसल झाई लियानचेन के सिर का आधा हिस्सा उसके सौर जाल में फंसा हुआ था। वांग चोंगशान झींगे की तरह झुके और खून की एक धारा उगल दी जो लगभग 50 मीटर लंबी थी। फिर उसे तोप के गोले की तरह उड़ते हुए भेजा गया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। मो कैंगयेंग का मुंह खुला रह गया। उसके हाथ अभी भी अपनी पिछली मुद्रा में जमे हुए थे, क्योंकि वह उन्हें वापस लेना पूरी तरह से भूल गया था, जिसके बारे में बोलते हुए झाई लियानचेंग अभी भी स्वर्गीय कानून क्लेश बिजली की बदौलत छड़ी की तरह कठोर था। युनचे अगले थाउजेंड ब्लेड संप्रदाय के शिष्य के सामने आया और उसने अपने झाई लियानचेंग को ऊपर की ओर उछाल दिया, जिससे उस गरीब व्यक्ति की कमर पर उनके युवा संप्रदाय के गुरु का प्रहार हो गया। सुंदर चेहरे गा निकालने से ठीक होने तक होने वाली है। जैसे ही थाउजेंड ब्लेड संप्रदाय का शिष्य अपने पैरों पर गिर पड़ा और पागलों की तरह छटपटाने लगा, एक खून जमा देने वाली चीख हवा में गूंज गई। वह फिर कभी खड़ा नहीं होगा। एक एक करके युनचे ने झाई लियानचेन को हथियार के रूप में घुमाते हुए थाउजेंड ब्लेड संप्रदाय के शिष्यों को हराया। बूम, गड़गड़ाहट, बूम। जब 10वां धमाका हुआ तो थाउजेंड ब्लेड संप्रदाय के 10 प्रतिभाशाली शिष्यों में से 5 को युद्ध के मैदान से बाहर कर दिया गया था। उनमें से 4 बेहोश थे और एक खड़ा होने में असमर्थ था। जब युनचे ने आखिरकार चलना बंद कर दिया तो दुनिया में सन्नाटा छा गया। झाई लियानचेन को धीरे धीरे फर्श पर घसीटते हुए मानो वह ऐसे ईश्वरीय हथियार से अलग होना बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसने उदासीनता से लेकिन स्पष्ट रूप से कहा, टीस्क। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप महान बोल्डर प्रोफाउंड संप्रदाय के युवा संप्रदाय गुरु हैं। ये सोचने के लिए कि आप मुट्ठी भर हमलों में थाउजेंड ब्लेड संप्रदाय को हराने के लिए काफी मजबूत हैं। हेलियन साम्राज्य इस तरह का एहसान कैसे चुका सकता है? इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।